बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमसा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज सुबह सुबह ही हमजा मेरे से एक स्टोरी शेयर कर रहा था, तो मैं सोच रही थी अगर इलेक्शन में तुमने खड़े होना ना तो ये स्टोरी लाजमी तौर पर देखो। हाँ, लेकिन ये है कि फिर उससे हमजा हम लोगों को ये भी उस स्टोरी से हम लोगों को पता लगा कि आपस के जो ताल्लुकात है ख़ासतौर पर रिश्तेदारों से और अपने अहले खाना जो है उनके साथ जो है वो आपको ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी के इलेक्शन में एक हो सकता है ना काफ़ी लोग अभी सोच रहे हो जो हमें देख रहे हैं कि हम भी इलेक्शन लड़ेंगे कभी। हाँ, तो ये ज़रा आप लोगों के लिए स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, और वो बीजेपी में एक साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए और उनको सिर्फ और सिर्फ एक वोट पड़ा है। उनकी फैमिली के 5 अफराद हैं, लेकिन उनके फैमिली के जो लोग हैं उन्होंने भी उनको वोट नहीं डाला, यानी कि सिर्फ एक वोट डाला। ये बल्दियाती इंतखाबात जी वहाँ पर हो गए, अपना खुद ही को वोट डाल दिया। बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं तमिलनाडु रियासत में, कोई मतलब किसी एक मतलब देहाती एरिया बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है ये शख्स बीजेपी मतलब के हुकूमती जमात है भारत की, उसका उम्मीदवार था और उम्मीदवार साहब इलेक्शन पे खड़े हो गए। इलेक्शन पे खड़े हो गए जिस वक्त काउंटिंग हो रही थी तो उनके वोट जो हैं गिनने में बड़ी मुश्किलात होती रही। पूरा जो इलेक्शन कमीशन जो उनका है उसके अमले को, क्योंकि सिर्फ एक वोट था, उससे ज़्यादा वोट ही नहीं निकल पा रहा था। फैमिली के 5 मेंबर्स हैं टोटल, लेकिन उस बेचारे को एक ही वोट पड़ा है। फिर मीडिया उनकी तरफ भाग गया, कहता है कि ये क्या हुआ हमसे। लेकिन ये हुआ है कि जैसे उनका एक वोट तो आया है, उनसे ज़्यादा जो तनकीद की जा रही है वो बीजेपी पे की जा रही है कि हुक्मरान जमात होते हुए सिर्फ और सिर्फ एक वोट पड़ा है। और सोशल मीडिया पे खासतौर पे बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, लोग मजाक पे उड़ा रहे हैं कि सिर्फ एक वोट मिला है। उन्होंने जवाब पेश किया वैसे। हाँ, उन्होंने जवाब वही पेश, मेरी फैमिली के मेरे साथ ज्यादती की गई है। ज्यादती ये हुई कि जी कि मैं किसी और वार्ड से खड़ा हुआ था और मेरी जो फैमिली थी उनके वोट्स जो थे वो किसी और वार्ड में थे। वो वार्ड नंबर 4 में उनकी फैमिली के वोट वहाँ से थे और जो वहाँ खड़े थे वो वार्ड नंबर 9 में खड़े थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली इस वजह से मुझे वोट नहीं दे सकी, ये ज्यादती है। लेकिन बाकी लोगों ने तो वैसे ही नहीं उनको वोट दिया। बस आप ये सोचें कि आपके अपने ज़ाती ताल्लुकात लोगों के साथ कैसे होते हैं कि आपको कोई वोट करना भी पसंद नहीं होता। आमतौर पर ना किसी शख्स को कहा जाता है कि भाई तुम तो घर से हार जाओगे, इलेक्शन में खड़े होगे, तुम्हें तो घर से किसी ने वोट नहीं देना। तो ये मिसाल आज जो है वो सच फिट हुई है। बिल्कुल बीजेपी रहनुमा के ऊपर ये मिसाल जो है काफ़ी हद तक फिट आई है। और इसे आप भी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अगर आपने इलेक्शन में खड़े होने तो आप आपस के जो ताल्लुकात हैं ख़ासतौर पे अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, वो जो ताल्लुकात है वो इस सवार ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, इसको अगर हम थोड़ा सा और देखें तो ये आप किसी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। तो फिर आप देखें कि दिली तौर पर कितने लोग आपके साथ मौजूद हैं, तो आपकी मदद कोई नहीं आ रहा होगा कि आपका शायद रवैया ऐसा होगा लोगों के साथ कि लोग कहेंगे कि नहीं भाई हम इसकी मदद क्यों करें, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो फिर अपने ताल्लुकात अगर अपने इलेक्शन में नहीं भी खड़े होना ना तो अच्छे रखने चाहिए। कम से कम अपनी जुबान और अपने अखलाक को अच्छा कर लीजिए कि कोई आपकी मदद को आ जाए। चले कोई 3-4 लोग गवाही तो दे सके ना कि हाँ ये बंदा तो ठीक है, या इसके ऊपर एतबार किया जा सकता है, या ये ट्रस्टवर्दी इस तरह से। लेकिन ये खाली इलेक्शन तक बात वाकई में नहीं रुकती। चले जी, कराची वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि अब खटारा बसों पर सफ़र जो कर रहे थे वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कुछ शहरी जो हैं अब ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत चलने वाली जो बसें हैं उन पर सफ़र कर सकेंगे। और कब कर सकेंगे ये हम जानने की कोशिश भी करेंगे। मजीद 40 बसें अभी कराची पोर्ट पर बिल्कुल ऐसे ग्रीन लाइन मंसूबे के पहले फेज की अगर हम बात करें तो उसकी बहाली के लिए 80 बसें मुख्तस की गई हैं। ग्रीन लाइन बस मंसूबे की पहली खेप में 40 बसेस गुज़श्ता माह कराची पहुंची थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। और इस मौके पर कराची पोर्ट पर एक तकरीब का उस मौके पर इनकाद भी किया गया था, जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने शिरकत भी की थी। और हुकाम का कहना है कि पहले फेज़ में ग्रीन लाइन बसेस सुरजारी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक चलाई जाएंगी। हाँ जी, और बसेस में ख़वातीन और माजूर अफराद के लिए हमने आपको ये जो है बस दिखाई भी थी कि किस तरीके से माजूर अफराद के लिए अलहदा जो नशिस्तें हैं वो मुख्तस की गई हैं, ख़वातीन के लिए अलहदा हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर पहले ही कराची वालों को अक्टूबर के आखिर में ग्रीन लाइन बसें चलने की खुशखबरी सुना चुके हुए हैं। कुछ तारीख लेने की कोशिश करते हैं। अपोजिशन लीडर्स इन असम्बली हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शेख साहब 80 बसें तो आ गई और बसें आ भी रही थी, अब इंतज़ार इस चीज़ का है कि सर्विस से शहरी कब इस्तेफादा कर सकेंगे, मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो एक ख्वाब था कराची वालों के लिए हम कराची वालों के लिए कि शायद कभी ये बसेज ना आ सकें, चूँकि वादे दावे बहुत चलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो चुका है। और 40 बसें पहले आई थी, हकीकतन वो 42 थी, लेकिन 40-40 हो रहा था। 42 आज आ चुकी हैं, आज पहुंच रही इंशाल्लाह 11 बजे। तो ये 84 बसेस पहुंच चुकी हैं
आज के दिन में पहुंच जाएंगी और ट्रैक बन चुका है, सिक्योरिटी सिस्टम ऑपरेशनल हो चुका है, स्टेशंस 95% फिनिशिंग जस्ट उनकी बाकी है जो आखिरी वक्त में होती है। तो इंशाल्लाह अक्टूबर के एंड में या नवंबर के शुरू में, मतलब बात ये अब वो किस्सा रहा नहीं कि जी कब आएंगी, क्यों आएंगी, कैसे आएंगी, इतनी आएंगी उतनी आएंगी। जैसे सिंध हुकूमत चूँकि सिंध 18वीं तरमीम है, सिंध हुकूमत ने आपको पता है हज़ारों बसों के दावे किए थे, इतने हज़ार बस आएगी, इतनी आएगी, इतनी आएगी, और वो दावे अक्सर तमाशा चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कहा वो करके दिखाया, जो कहा वो किया। और ये बसेस जो कि दुनिया में शायद कम जगहों पर इतनी ज़बरदस्त, इतनी खूबसूरत आर्टिकुलेटेड बसेस कहीं होती हों, तो इंशाल्लाह कराची वाले जो आज भी किन बसेस में सफ़र कर रहे हैं, चिंची में, रक्शे में, पुरानी बसों में, 50-50 साल की पुरानी बसों में नए कपड़े पहना के उसको तैयार किया जाता है। इससे फ़ायदा पहुंचे। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब ये बताइएगा कि इन बसेस से कितनी आबादी को फ़ायदा पहुंचेगा और इसका टेस्ट रन है वो कब होगा? मैं समझता हूँ टेस्ट रन तो स्टार्ट है, बगैर मुसाफिरों के तो बसें चलनी स्टार्ट हो गई हैं। ड्राइवर्स की लाहौर में ट्रेनिंग हो रही थी, ड्राइवर कंपनी कर रही थी, और वो कराची में उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट, वो टेस्ट रन का बसों का चलना शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है तकरीबन 3 लाख लोग इससे मुस्तफीज होंगे, और उसके बाद जिसकी तादाद बाद में आगे बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि चूँकि अभी ये नुमाइश तक आ रहा है, आगे भी इंशाल्लाह बनाएंगे। और इसके अलावा देखिए ना, ये ग्रीन लाइन हमने बनानी थी, KCR हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है, उसका इफ्तिताह हो गया है। अब एक ऑरेंज लाइन भी है। अच्छा। एक ऑरेंज लाइन आपके बजरिए में याद दिला दूं, ऑरेंज लाइन का भी इन्होंने कहा था 21 माह में इफ्तिताह करेंगे। 2016 से उसका इन्होंने शुरू किया हुआ है। वो ट्रैक बना हुआ है, 4-5 किलोमीटर, 3.9 किलोमीटर है सिर्फ। ये था 20.5 किलोमीटर का ट्रैक। वो ऑरेंज लाइन अभी तक लटकी हुई है, और बसें उसकी सिंध गवर्नमेंट ने SIDCL से कहा है कि हमें बसेस मंगवा के दे दी, तो बसें उनको भी हम मंगवा कर दे रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को। लेकिन वो ट्रैक आज तक 3.9 किलोमीटर का ऑरेंज लाइन का ट्रैक नहीं बना है। इसके अलावा इन्होंने ऐलान किया था ब्लू लाइन बनाएंगे, रेड लाइन बनाएंगे, येलो लाइन बनाएंगे, और उसके बाद कुछ के भी थे, बेनज़ीर बस सर्विस, लाड़काना ट्रांसपोर्ट, सब कुछ भी नहीं। एक बस 13 साल में एक बस नहीं दी है। अल्हम्दुलिल्लाह बसेस आ चुकी हैं। बसेस कराची वाले भी अच्छी, एक मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट सर्विस उनको मिलेगी, और इब्तिदा है ये। और उसके बाद इंशाल्लाह जो KCR है उससे भी एक बड़े पैमाने के ऊपर कराची वाले मुस्तफीद होंगे। और मैं समझता हूँ कि और दीगर सिंध गवर्नमेंट से, चूँकि 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम में जिम्मेदारी साइंस सरकार की है। साइंस सरकार को बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अवैस कादिर शाह साहब यही कह रहे हैं, हलीम आदिल शेख साहब के जी कि हम बस मंसूबा शहर में जल्दी शुरू करने वाले हैं। वो इंटरसिटी की बात कर रहे हैं, इंट्रासिटी की बात कर रहे हैं कि जी हमें फंड्स मिल गए हैं, और 250 डीजल हाइब्रिड बसों की खरीदारी के तमाम मराहिल भी मुकम्मल हो गए हैं। 4 माह के अंदर खुशखबरी मिल रही होगी। आपको लग रहा है कि इस बात में कुछ सदाकत है? सदाकत, बात में तो इनकी हमेशा सदाकत होती है। मतलब बात जो करते हैं वो तो लगता है कि बहुत ठीक कर रहे हैं, लेकिन अमल क्या है? अमल क्या है? 13 साल में परफॉर्मेंस क्या है? 13 साल में रिजल्ट क्या? जरा अभी चलाइए ना मेरे बाद। बेशक नासिर शाह और अवैस कादिर शाह को कितने कितने दावे करते हैं, लेकिन प्रेशर इनके ऊपर पड़ा है। ये जब ग्रीन लाइन आ गई है तो इन पर प्रेशर पड़ा है। अब ये पैसे का, अब इस वक्त देर भी इसलिए इसमें लग रही है कि इनको डील अच्छी नहीं मिल रही है, कमीशन अच्छा नहीं मिल रहा है। लाज़िम बात है, सिंध में तो विदाउट कमीशन, विदाउट करप्शन कोई काम होता नहीं है। अब ये 250 बसेस के ऊपर जहाँ से इनको कोई 60-70% कमीशन मिलेगा उसके अंदर, तो जाके बसें आएंगी। लाजिम बात है, ये आएंगी, लाएंगे बसें, उसके बाद बेच खाएंगे उनको। ये जो डीजल बसें ला रहे हैं, लाने से पहले उसका सौदा भी कर लिया। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब ये भी बताइएगा, ये जो ग्रीन लाइन बस मंसूबा है सर, ग्रीन लाइन बस मंसूबा है, इसका जो ऑपरेशनल जिम्मेदारियां हैं वो किसकी होंगी? डाइवो कंपनी की है जो ऑपरेशनल जिम्मेदारियां हैं। सिक्योरिटी की अलग कंपनी है, ऑपरेशनल जिम्मेदारियां डाइवो कंपनी की हैं, उनको ऑपरेशनल जिम्मेदारियां दी गई हैं जी। ठीक है, मतलब सिंध हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होगा इससे? सिंध हुकूमत का आगे जाके इनका ताल्लुक बनेगा, क्योंकि जो स्टेशंस हैं जहाँ टिकटिंग सिस्टम है वो तमाम लाइंस का इकट्ठा है। अल्टीमेटली आगे जाके, अभी तो हम चूंकि इस पे फेडरल गवर्नमेंट अपने तौर पे कर रही है, इंशाल्लाह अल्टीमेटली तो सिंध गवर्नमेंट को इसमें साथ मिलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। ऑपरेशनल जिम्मेदारियां उनकी हैं। मतलब एक तो समझ नहीं आता ना, 18वीं तरमीम के बाद पैसा तो वफाक से आता है ना जी, टैक्स पेयर का पैसा आता है, कोई वफाक भी नहीं देती जेब से। तो बात यह है कि वो जब सिंध गवर्नमेंट को मिलता है तो ये क्या करेंगे, कितना खाएंगे, कितना खाएंगे, कितना खाएंगे,
अच्छा शेख साहब, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं सिंध हुकूमत को भी आगे जाके इसमें आना पड़ेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन फिर इस लिहाज से कैसी है विफाक के साथ सिंध हुकूमत की? देखिए कोऑर्डिनेशन तो बड़ी बदतर है, लेकिन बात यह कि चूंकि इनको बसेस जब ज़रूरत पड़ी, एक तरफ मैं बताऊं आपको, जी ये कहते हैं SIDCL जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन ऑरेंज लाइन की बसेस मंगवाने के लिए SIDCL को इन्होंने जिम्मेदारी कहा है कि आप हमें मंगवा के दे दें बसें, चूंकि इनको तो बस भी कोई नहीं देता, उनको पता होगा बस पहुंच गई तो पैसे नहीं देंगे, कहाँ जाएंगे, तो वो भी SIDCL के जिम्मे लगाया गया है। और ये जो स्टेशन है, जो इसका वो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम, जो टिकटिंग सिस्टम, वो भी सेंट्रलाइज होगा, क्योंकि हम चलाएं या कोई चलाए, शहरी के लिए तो बस है ना, दुनिया जहान में एक टिकट होता है, एक बस से उतरता है दूसरी में चढ़ता है, एक से उतरता है दूसरी में चढ़ता है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए अल्टीमेटली एक सिस्टम के तहत सबको चलना पड़ेगा, ठीक होना पड़ेगा, और जब तक ये बसें आएंगी इंशाल्लाह सिंध में हुकूमत भी हमारी आ जाएगी, फिक्र ना कीजिए, सिंध हुकूमत और वफाक पेज पे ही होंगे, फिक्र ना कीजिए, जब तक सिंध की बसें आएंगी, अगली गवर्नमेंट PTI की होगी, फिर इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चले ठीक है शेख साहब, ये भी जरा बता दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से इकरा पूछ रही थी आपसे कि टेस्ट रन के हवाले से वो इसलिए बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया, खासतौर पे BRT के बाद हमने कुछ वाकयात ऐसे देखे थे कि जो कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसों से जब एक मंसूबा बन रहा होता है तो वो पूरे पाकिस्तान का मंसूबा होता है, तो उन चीज़ों को देख लिया गया है, कोई ऐसी खराबी तो सामने नहीं आई है, क्योंकि बहरहाल मशीनरी है। देखिए BRT भी मैं कहता हूँ एक मशीनरी थी, मैदान में आई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आए, उन्हें रिजॉल्व किया गया, चल रही है, मतलब कुछ ना होने से होना बेहतर होता है, मतलब चल रही है ना, शिकायत आती है ना, कोई भी मशीनरी ले आई है, और अक्सर नई गाड़ी हम लेकर आते हैं, उसके अंदर हमने चेक कर लिया, नट नहीं लगा हुआ था, ये तक भी हमने देखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चेक कर लिया है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो गलतियां नहीं होंगी और इंशाल्लाह ये बेहतरीन बसेज आई हैं और इंशाल्लाह ये बेहतर रहेगा कराची वालों के लिए। थैंक यू इमरान खान, शुक्रिया इमरान। अच्छा ठीक है जी, हलीम आदिल शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, ना होने से कुछ होना बेहतर है, इस बात से कौन इनकारी हो सकता है? बिल्कुल हम क्योंकि देखते हैं कि कराची का अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम देखें तो वो वहाँ पर ना होने के बराबर हमें नजर आता है। जो हम बसेस वहाँ पे देखते हैं रोड्स पर दौड़ रही होती है, चलती हुई नजर आती है, वो रोड्स का भी बुरा हाल होता है और जो ट्रांसपोर्ट होती है उसका भी बुरा हाल है। वो वही पुराने ज़माने की चल रही है जो कि धुआं छोड़ती है, जिस तरह से उनके ऊपर रिपोर्ट्स भी इतनी ज़्यादा सामने आती है कि इतना उससे पोल्यूशन भी क्रिएट हो रही है। लेकिन अब जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ग्रीन लाइन बस मंसूबा जिस तरह सब आया है, इसके साथ साथ और भी जो मंसूबे जो कहा गया है वो आए और कराची वालों के लिए आसानी हो। ये मतलब कि जो है हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, इससे तमाम कराची वालों के मसाइल ट्रांसपोर्ट के तो हल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो हुआ ना। काश पे ही रहे हम सारी उम्र और हम उम्मीद पे ही दुनिया कायम थी कराची में रहते हुए हमारी ट्रांसपोर्ट को लेकर और दीगर मसाइल को भी लेकर चले। ये एक अच्छी बात है और अक्टूबर के एंड तक, ये हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं नवंबर का पहला हफ्ता भी हो सकता है, तो अब चले इतना दूर नहीं है, थोड़ा सा रह गया। अब इतना जो लंबा इंतजार किया थोड़ा सा और इंतजार कर लें। खैर अब तो कराची में पहुंच भी गई ग्रीन लाइन बसेस। तो ये कराची वालों के लिए खुशखबरी थी और तलबा के लिए भी खुशखबरी है। तलबा के लिए खुशखबरी है, बिल्कुल। हाँ जी, पंजाब हुकूमत ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट तलबा को बड़ी खुशखबरी सुना दी और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज में ग्रेस मार्क से मुतालिक समरी की मंजूरी भी दे दी गई है। और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब के मुताबिक वज़ीर आला और सूबाई काबीना ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज में ग्रेस मार्क से मुतालिक समरी की मंजूरी दी है। अब ऐसे पेपर भी होने दे वैसे मतलब कि क्या बात है ना। हम तो सारे करते थे, हम लोग सारे यही कहते थे कि नहीं मेरी जो है ना चेकिंग ठीक नहीं हुई, मैं रीचेकिंग करवाऊंगा पेपर की, लेकिन कोई भी नहीं करवाता था। कोई भी नहीं कराता था। अब तो खैर इतने आसान पेपर शायद ही कभी हिस्ट्री में जो लोग कराते हैं काफी बहुत ही, मैं कहती हूँ 100 में से शायद 3% जो होंगे ना उन लोगों के बढ़ते होंगे, वरना तो कितने लोगों के कम भी होते हैं। कम भी हो जाते, वो कहते नहीं मैं एप्लीकेशन ही वापस ले रहा हूँ। खैर वज़ीर पंजाब ने महकमा हायर एजुकेशन को 48 घंटों में रिजल्ट जारी करने का हुक्म भी दिया है और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का कहना है कि पंजाब के बोर्ड्स ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज तैयार कर लिए थे। ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी की मंजूरी का बस इंतजार था, अब जल्द नताइज का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, हुकूमत ने कोरोना वबा के बायस ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी बनाई थी जिसकी वज़ीर आला ने मंजूरी भी दी थी। इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन सदर काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। पंजाब में मैट्रिक और इंटर में ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी को आप किस तरह से देख रहे हैं? बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हुकूमतों ने भी पेंडेमिक के दरमियान जो इकदाम किए, बल्कि खसूस गवर्नमेंट ने तो ऐसे ख़तरनाक इकदाम किए जिसने बच्चों को जो है एक तो पढ़ाई से दूर कर दिया, दूसरा एग्जामिनेशन से भी इस तरह से उन्होंने दूर किया कि उनकी नज़र में एग्ज़ाम की कोई अहमियत नहीं रही। अभी सिंध ने भी ऐसी पॉलिसी बनाई और यहाँ तक कहा कि जो फेल बच्चे हैं उनको भी वो पास कर देंगे। तो ये भी जो ग्रेस मार्क्स देने वाली यहाँ पंजाब में बात की, इसका मतलब यही है कि जो बच्चे फेल हैं उनको आप जो है वो रियायती नंबर दे के पास करेंगे। तो हम इसका मतलब
है कि आने वाले वक्त में एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं जो बैसाखियों के सहारे पे चलेगी। यही वजह कि आपने देखा कि हमारे बच्चों ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के जिनको फैसिलिटीज थी, जो एलीट तबके से भी ताल्लुक रखते थे, हमारा 98% तो ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं रखता था, लेकिन जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी थी उन्होंने भी चोर रास्तों को अपनाया। और यही वजह है कि आपको बच्चे एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो ऑनलाइन सिस्टम है, चाहे वो एमकैट सिस्टम है, चाहे वो एग्जामिनेशन है। तो ये एक बहुत गलत रविश है, इससे हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं और आने वाले वक्त में इसके असर। ठीक है सर, ये भी बता दीजिएगा कि हम ये इजाफी नंबर्स की बात कर रहे हैं, ग्रेस मार्क्स की या रियायती इनको नंबर कह लिया जाए, इस पॉलिसी के फ्यूचर में आप क्या इम्पैक्ट्स देख रहे हैं, खासतौर पे इन तलबा के लिए जिनको ये दिए जा रहे हैं, इनकी मेरिट लिस्ट जब बन रही होगी तो उस पर कितने ये असरअंदाज होंगे, कितना नुकसान पहुँचेगा? इस मार्क्स की जो पॉलिसी की खदोखाल की है, तो खदोखाल तो उन्होंने वाज़ेह कर दी है कि ऑब्वियसली उसके लिए अभी तक जो उन्होंने कहा है कि जो बच्चे जो हैं फेल हो रहे होंगे तो उसको रियाती मार्क्स देके पास करेंगे। तो इसके हवाले से तो बहुत ज़्यादा तफसीलात जो हैं अभी तक महकमे ने इस तरह से वाज़ेह नहीं की, लेकिन ऑब्वियसली अब जो कल तक हो सकता है, एक आध दिन के अंदर जब ये रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इससे खदशा हमें ये है कि ये तमाम फेल बच्चों को पास कर देंगे। और फिर वही होगा जिस तरह सिंध में भी हुआ कि उन्होंने फेल बच्चों को जब पास किया तो उसके साथ यहाँ तक भी लिख दिया कि जो बच्चे जो रियाती नंबर देके पास हुए हैं उनको आगे कहीं दाखिले नहीं मिलेंगे, उनको आगे कहीं पे वो पास तो कहलाएंगे लेकिन वो उनमें वो एलिजिबल नहीं होंगे कहीं एडमिशन लेने के। और खासतौर पे यूनिवर्सिटीज की जो बात की, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? हमारे पास नीचे लगभग कोई 3.5 लाख जो है प्राइवेट स्कूल है, पब्लिक और प्राइवेट के मिला के 3.5 लाख बनते हैं। अब 3.5 लाख पब्लिक प्राइवेट स्कूलों को अगर हम सामने रखें तो उसके बाद हमारे पास ऊपर 10,000 जस्ट कॉलेजेस हैं। अब 10,000 कॉलेजेस को अगर हम सामने रखें तो ऊपर हमारे पास बमुश्किल 250 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप मुझे बताएं वो बच्चे जो हैं जो इतनी करोड़ों की तादाद में कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होंगे, अगर वो फिर वो आगे जो है कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी जाएंगे, उनकी एडमिशन कैसे होंगे, उनका मेरिट कैसे बनेगा? और फिर अगर आप ऐसे बच्चों को पास कर भी दें और बाद में आप पॉलिसी ये रखें कि नहीं जी जिस बच्चे का जो था रियाती मार्क्स के साथ पास हुआ वो आगे जो है वो कहीं पे दाखिला नहीं ले सकेगा, तो फिर ये सारी एक्सरसाइज करने का फायदा क्या है? और आप इस तरह से एक गलत रविश बनाएंगे, बच्चा जो है वो तो फिर जो है वो सीरियस नहीं होगा, उसको पता होगा कि मेरे एग्जाम में तो मैंने पास हो ही जाना है। तो नतीजा क्या होगा? आपका निजाम में तालीम जो पहले ही बहुत ज्यादा लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और असेसमेंट का निजाम पाकिस्तान का जो है पूरी दुनिया के अंदर अगर उसको किया जाए तो देख रहे हैं कि रिजल्ट लेट आ रहे हैं, इससे तलबा को नुकसान कितना हो रहा होगा? क्योंकि अब देखा जाए तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने का वक्त भी शुरू हो गया है। आपने ये देखा कि हमारे जो बच्चे थे इनका जो रेगुलर एक सेशन था, उस रेगुलर सेशन में हमारे वजारत तालीम की नाअहलियत थी कि उन्होंने इसको एक्सटेंड करते चले गए, एक्सटेंड करते गए। फिर एग्जाम जब लिया तो ये वो वक्त था जो अमूमन कॉलेज में दाखिले, यूनिवर्सिटीज में दाखिले का टाइम था। तो जो मार्च का सेशन था, अगर आपने उनको 3-4 माह डिले किया तो उसका इम्पैक्ट क्या है? उसका इम्पैक्ट कॉलेजेस में दाखिला, फिर कॉलेजेस से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, ये सारा आपका जो एक रूटीन है ये डिस्टर्ब हुई है। और यकीनन अब आपके पास जिस तरह मैंने अर्ज किया कि आपके पब्लिक प्राइवेट स्कूल मिला के लगभग 3.5 लाख के करीब वो स्कूल बनते हैं। तो जिससे एक अंदाजे के मुताबिक स्कूल और कॉलेज से जो है वो 50 लाख से ज्यादा बच्चे जो है एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो आपके तो ऊपर जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट के जो कॉलेजेस हैं वो बड़े महदूद हैं, 10,000 के लगभग हैं। फिर वही यूनिवर्सिटीज भी लगभग 250 के करीब आपकी यूनिवर्सिटीज। तो ये एक बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन है कि आप हर बच्चे को पास कर रहे हैं, आपके पास मेरिट नहीं बनना, सीटें बहुत महदूद हैं। वो बच्चे जो मेहनत करके आए हैं उनकी हक तलफी होगी और लाजमन जब उनको नजर आएगा कि मेहनत करके भी अगर पास होते हैं और ना मेहनत करके भी पास होते तो बेहतर है ना मेहनत करें, चोर रास्ता बनेगा। नतीजा ये निकलेगा कि हमारा जो है ब्रेन ड्रेन होगा। वो बच्चे जो हैं जब अपना मुकाम इस मुल्क में नहीं पाएंगे, हमें खदशा है कि जो काबिल बच्चा है हमारा वो मुल्क छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि यहाँ आपकी स्किल्स की जो आपकी महारतें हैं उसका टेस्ट नहीं है। ठीक है। ये निजाम तो है, ये तो एक रट्टे लगाने वाला निजाम है, गेम आपकी जो नंबर गेम का निजाम है। और जिस बच्चे ने उस दिन परफॉर्म कर दिया, फिर आगे जो आपके एग्जाम लेते हैं, आप उसके प्रोफेशनल टेस्ट लेते हैं, एंट्री टेस्ट लेते हैं, वो भी एक मजाक बन जाएगा। फिर आगे आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मजाक बन जाएंगे। तो ये एक बड़ा संगीन मरला है कि आप एक तरफ जो सेशन एक्सटेंड कर रहे हैं, दूसरी ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, फिर उसका लोड कहाँ पे पड़ेगा? ठीक है काशिम अहमद साहब, हम गुज़श्ता तालीमी साल की बात कर रहे हैं, अभी मौजूदा तालीमी साल या नए तालीमी साल की बात करें तो क्या तलबा का अब तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि स्कूल भी मुकम्मल तौर पर अब तो खुल गए हैं?
हमारा जो एक तालीमी सेशन स्टार्ट होता है वो होता है अप्रैल टू मार्च। अगर अपनी नाहलियत के छुपाने के लिए, क्योंकि मार्केट्स में सिंगल नेशनल करिकुलम की बुक्स अवेलेबल नहीं, इन्होंने उसको उठा के कहा अगस्त से सितंबर से अक्टूबर आ चुका है, एंड हो रहा है, लेकिन आपको बुक्स मार्केट में दिखाई नहीं देती। अच्छा, फिर दूसरा उन्होंने ये काम भी कह दिया, जो हमारे एलीट तबका है जैसे कि एचएसएन है और दूसरे स्कूल हैं, उन्होंने उसको ऑफ नहीं किया। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो यूके के, जो बरतानिया के जो पब्लिशर्स हैं, उनको भी एनओसी जो इस तरह से जारी किए गए कि उनकी पुरानी बुक्स को भी कहा है कि आप नए टैग लगा के उसी किताबों को चलाएं। और वो अब इन हालात में तो ना वो सिंगल है ना नेशनल है, सूबे उसको ऑफ नहीं कर रहे, मदारिस ने उसको ऑफ नहीं किया, एलीट तबके ने उसको ऑफ नहीं किया। तो इन हालात के अंदर जहां आपने अप्रैल से सेशन उठा के बच्चों को जो है अक्टूबर तक अभी उनको पता ही कुछ नहीं है, बुक्स नहीं है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है हमारा इस सेशन में। और जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगला सेशन भी जो है हम अगस्त सितंबर तक ले जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये मुसलसल फिर ये चौथा साल हमारे बच्चों का बर्बाद होगा और आपको इसके असरात दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। बच्चों में क्राइम रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, बच्चे पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। और जो हमने स्टैगरिंग सिस्टम किया था, एक दिन बच्चे बुलाए और दूसरे दिन नहीं बुलाए, उससे बहुत ज्यादा बच्चों का इन पिछले 3 सालों में नुकसान हो चुका है। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से, इमरान खान साहब से दरखास्त है कि आपका जो विजन है सिंगल नेशनल करिकुलम का, उसके हवाले से बहुत जरूरी है कि इसको उसकी ट्रू स्पिरिट के साथ इंप्लीमेंट किया जाए। और जरूरत इस बात की कि बच्चों को उसके मुताबिक सेशन को लेके जाए जो कि अप्रैल टू मार्च है, अदरवाइज ये हमारे बच्चों का जो चौथा साल जो बर्बाद होगा उसके जो बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू और मौक़िफ़ जो है ग्रेस मार्क्स के ऊपर खुसूसी तौर पर आपने मुलाहिज़ा किया। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे, हुकूमत ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ठान ली और अलग अथॉरिटी बनाने का जो फैसला किया था वो वापस ले लिया और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला कर लिया। हाँ जी, जबकि नए रूल्स में स्टेक होल्डर्स और शहरियों की तजावीज़ भी शामिल होंगी और कवायद ज़वाबित के तहत तमाम सोशल मीडिया जो कंपनीज़ हैं वो 3 माह में PTA में रजिस्ट्रेशन और 6 माह के अंदर पाकिस्तान में अपने मुस्तकिल दफातर खोलने की पाबंद होंगी। बिल्कुल, सोशल मीडिया जो फॉरम्स हैं शिकायत अंदराज के साथ रोज़ में शिकायत दूर करने के भी पाबंद होंगे, जबकि कंपनीज जो हैं वो शिकायत के ऑनलाइन अजाले का मैकेनिज़्म और कम्युनिटी गाइडलाइंस जारी करेंगी और ऑनलाइन शिकायत करिंदा की शनाख्त को खुफिया रखा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। और रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया कंपनीज को 50 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकेगा। सोशल मीडिया कंपनीज मकामी कवानीन की पासदारी की पाबंद होंगी और पाकिस्तान में डेटा सर्वर भी बनाया जाएगा। ये जो है अब इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली की गई है कि एक अलग अथॉरिटी जी नहीं होगी, PTA के तहत ही ये सारा काम हो रहा होगा। मज़ीद बाइख्तियार कर दिया गया है PTA को और फिर जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं उनको रजिस्टर होना पड़ेगा, फिर जो शिकायत आ रही होगी उसको हल करना होगा। अगर आप नहीं ये करेंगे 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आपको किया जा सकता है। और सोशल मीडिया कंपनीज़ का हमेशा से मौक़िफ़ यही रहा है कि जी कि हम ये नहीं करने जा रहे कि पाकिस्तान के अंदर हम जाके दफ्तर खोलें। अगर वहाँ पर दफ्तर खोलेंगे तो ये हमारे ऊपर ज़्यादा चेक रखना शुरू कर देंगे और ज़्यादा मुश्किल। उन्होंने अथॉरिटी का कहा था कि पहले अथॉरिटी बनाने का एक फ़ैसला किया था, वो उन्होंने फिर वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें सामने आई थी, तो उन्होंने अब फिर वो फ़ैसला वापस लिया और उन्होंने ये सोचा कि PTA को क्यों ना ज़्यादा इख्तियारात दे दिए जाएँ। और वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने ये ऐड किया ना कि नए रूल्स में कि शहरियों और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मतलब जो है उनको भी शामिल किया जाएगा, उनसे मतलब बातचीत की जाएगी, उनकी जो तजावीज़ हैं वो भी सुनी जाएंगी। ये एक अच्छा इकदाम है। और ख़ास तौर पे जो लोग शिकायत कर रहे होंगे उनके जो नाम है उसको भी सीक्रेट रखा जाएगा, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो ये एक छोटा सा उन्होंने जो चीज़ें की हैं कुछ तो अच्छा, इसी के साथ एक कंट्रोल करने की लिंक भी होती है इकरा कि फेसबुक का जो हम पढ़ रहे थे कि फेसबुक ने जो है एक गाइडलाइन जारी की है और वो ये है कि आप अगर किसी अवामी शख्सियत जो हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, जिस तरह से मीम्स वगैरह होती हैं या हरेस किया जा रहा होता है कि इतनी बुलिंग शुरू हो जाती है कि लोग जो हैं ख़ास तौर पे वो कोई भी अवामी पर्सनैलिटी हो सकती है तो वो लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये बनाया है कि जी कि हम ऐसे पेजेस को
ऐसे ग्रुप्स को और ऐसे अकाउंट्स को बिल्कुल ही डिलीट भी कर देंगे। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो भी किए जा रहे हैं अब सोशल मीडिया कंपनीज की। और अच्छा, जिस तरह से डिप्रेशन वाली तुमने बात की ना कि वो इंसान डिप्रेशन में चलता है, कुछ हमने ऐसे भी केसेस देखे कि इंतहाई डिप्रेशन में जाके वो सुसाइड की तरफ भी चले जाते हैं लोग, क्योंकि वो उनको इतना ज़्यादा मतलब उनको किया जा रहा होता है, क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है, तो ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही होती हैं फिर। बिल्कुल ऐसा ही है और ये बड़े कुछ अलग मसाइल हैं इस हवाले से। उसामा खिलजी डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उसामा, ये जो अब नई अथॉरिटी कायम नहीं की जाएगी, पीटीए को मज़ीद इख्तियारात दे दिए जाएंगे, ये तब्दीली आई है, बाकी आपको लग रहा है कि कुछ तब्दीली है या फिर सेम वही चीज़ें हैं? को बदला जाएगा, लेकिन आखिर में कंसल्टेशन हर किसी के साथ हो रही है, लेकिन तब्दीली जो है कोई नहीं आ रही है। तो यही मसला है। और दूसरा उन्होंने ये कहा है, सोशल मीडिया कंपनीज को पहले कहा था कि 3 माह के अंदर अंदर आप दफातर खोलें, तो अभी कहा है कि चलें आप थोड़ी देर बाद दफातर खोलें। तो जो टाइम फ्रेम है वो रिलैक्स कर दिया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दफातर उनको खोलने ही पड़ेंगे मेरे ख्याल से। तो कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा उसामा, ये जो 6 माह का उन्होंने टाइम कर दिया ना, तो आपको लगता है कि ये फिर दफातर खोल सकेंगे या खोले जाएंगे पाकिस्तान में? देखिए, जो कंपनीज की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं पिछले साल में, उसमें तो यही इशारा है कि वो नहीं खोलना चाहते यहाँ दफातर, उनके लिए फीजिबल नहीं है। और देखिए, हमने इंडिया में भी देखा है, उन्होंने दफातर खोले थे और फिर दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के दफ्तर पे रेड मारा, उनको अरेस्ट किया। तो मेरे ख्याल से इस तरह के एक्सपीरियंसेस के बाद सोशल मीडिया कंपनीज अभी जो है हेजिटेंट है दफातर खोलने में और मुल्कों में। ठीक है उसामा, ये बताएं कि क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम बैन कर दें इन सोशल मीडिया साइट्स को या इन कंपनीज को? और दूसरा, क्या सोशल मीडिया कंपनीज इतना स्टैंड ले सकती है? उनका भी कारोबार चल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान बैन करते? दोनों के पर्सपेक्टिव से बताइए। बहुत अहम सवाल है। हमने हुकूमत की तरफ से देखा है टिकटॉक अभी भी बैन है, पहले 4 साल के लिए यूट्यूब भी बैन हो चुका था। तो प्रेसिडेंट तो मौजूद है कि हुकूमत जो है सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर देती है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि हुकूमत बहुत ज्यादा रिलाई करती है सोशल मीडिया के लिए अपने कम्युनिकेशन की। तो अगर देखें, हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब अपने ज्यादा अनाउंसमेंट्स ट्विटर पर ही करते हैं, और जो कंडोलेंसेज होती हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, मैसेजेस होते हैं, वो उसी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फेसबुक का भी काफी इस्तेमाल होता है। तो अभी देखना पड़ेगा कि मेरे ख्याल से फीजिबल नहीं होगा हुकूमत को बैन करना, लेकिन इसमें यही है कि वो चाहते हैं कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा कंप्लाई करे जब इनकी तरफ से सेंसरशिप की रिक्वेस्ट जाती है कंपनियों के पास, खासकर जो तनकीद की आवाजें हैं उनको खामोश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा, जिस तरह सब नए रूल्स के अंदर उन्होंने शहरियों और स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्होंने तजावीज़ को शामिल करने का जो इकदाम है वो भी किया है, तो इस इकदाम को कैसे देखते हो? इसकी कितनी ज़रूरत थी? जी, उन्होंने कहा कि ग्रीवियंस ऑफिसर होना चाहिए हर सोशल मीडिया कंपनी का, तो जिसपे कोई भी शहरी उनको कंप्लेन कर सके। तो ऑलरेडी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स तो मौजूद हैं सोशल मीडिया के हर कंपनी के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स में, जिसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं उनको। तो मेरे ख्याल से ग्रीवेंस ऑफिसर की कोई खास ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि अक्सर जो सार्फिन है जिनको मसला होता है तो वो लिखते हैं, मसला जो है फिर आगे एस्केलेट हो जाता है। ठीक है। अच्छा उसामा, ये बताएं कि ठीक है, हमने जी 6 माह का वक्त दे दिया, दरिया दिली आपको दिखाई, 3 माह में आप नहीं कर सकते, 6 माह में आप ऑफिस खोल दें। वो कहते हैं जी हम नहीं खोलते, 6 साल में भी नहीं खोलते हैं। हमारे पास अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पर हम अपने सोशल मीडिया यूज़र्स को जो है मुंतकिल कर सकते हैं, या हमारे पास कोई ट्विटर का अल्टरनेट मौजूद है पूरी दुनिया में, हमारे पास फेसबुक का कोई अल्टरनेट मौजूद है? देखें, इस सवाल का जवाब तो आपको खुद भी पता है कोई खास कुछ नहीं मौजूद है। मैं कहा कि शायद आप कोई अंदर से चीज निकाल दें कि चले कोई नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी कोई बना लेंगे। चाहिए बना लो अभी। देखिए, अभी आप चीन में देखें तो वो जब ये बैन करते हैं वो पूरी दुनिया से जो है लोगों को काट देते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा मुल्क है, उसकी अपनी जो है कंपनियां इतनी मौजूद है जो उस पे वो करती हैं, लेकिन उसमें भी फिर मसला यही होता है कि लोगों को दुनिया के बारे में तो ज्यादा पता नहीं होता। तो क्या हम चाहते हैं पाकिस्तान भी ऐसा मुल्क बने जो बिल्कुल इंसुलेटेड हो, बंद हो, सिर्फ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है हमें सिर्फ वो ही पता हो?
हम डिजिटल जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो एक बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर की हमारी इंडस्ट्री है जो इंटरनेट के जरिए चलती है। सोशल मीडिया को बिजनेस के लिए कितने ज्यादा बिजनेस इस्तेमाल करते हैं। जब ये एक दिन के लिए एप्स नहीं काम कर रही थी तो बहुत ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस पे इम्पैक्ट आया। इससे यही मालूम होता है कि हमारी रिलायंस बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया पे, हमारी इकोनॉमी की, हमारे नौजवानों की जो जिनको जॉब्स नहीं मिलती मार्केट पे, वो इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए अपने स्मॉल बिजनेसेस या फ्रीलांसिंग जॉब्स करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा पाकिस्तानी इकोनॉमी पे, पाकिस्तानी इकोनॉमी पे। यानी कि ये हमारे लिए भी इतना आसान फैसला नहीं होगा इसको बिल्कुल ही बंद कर देना। आप ये कह रहे हैं कि 6 माह बाद भी आप ऐसा कोई फैसला फौरी तौर पर नहीं देख रहे कि हम तमाम प्लेटफॉर्म्स को ही बंद कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हुकूमत को उनके साथ मिलके बैठ के कोई हल निकालना चाहिए, बजाय ये कि उन पे आप दबाव लेकिन उसामा इसके साथ साथ हमें अपना भी कुछ नहीं करना चाहिए कि हम अपने भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाएं कि हम लोग बिल्कुल ही मतलब हो ना जाए कि उनके ऊपर रिलाई ना करें। अगर कल के दिन जिससे सब इनकी सर्विसेज कुछ टाइम के लिए बंद हुई, 8 घंटे के लिए बंद हुई थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए। हम लोग ऐसा लगता है कि हम कट ऑफ हो गए हैं ना दुनिया से। तो हम लोग को अपना कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बनाना चाहिए क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हमारे पास इतनी सलाहियत है कि हम बना सके तो क्यों नहीं। अगर अमेरिका में ऐप बन सकती है, पूरी दुनिया इस्तेमाल कर सकती है, तो पाकिस्तान में भी अच्छी ऐप्स बननी चाहिए जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करे। और ये हम देख चुके हैं, काफी जो है गूगल मैप्स से रिलेटेड मैप्स होते हैं, तस्वीरों के एडिटिंग के ऐप्स हैं जो पाकिस्तान में बन चुकी हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां उनको खरीद चुकी हैं। लेकिन उसामा यहाँ पर एक सवाल इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस चीज़ में भी एक अहम चीज़ है कि उसामा खिलजी ऐसा करते हैं कि वो फेसबुक के मुकाबले की ऐप बना लेते हैं, फिर कोई भी रियासत, पाकिस्तान की रियासत हो, कोई और मुल्क हो, वो ये कह रहा हो कि जी कि आप हमारे मुल्क के अंदर आकर जब अपना दफ्तर खोलें और फिर हम रेगुलेट कर रहे होंगे तो उसामा खिलजी उस मुल्क से बाहर नहीं चला जाएगा, चाहे उसामा खिलजी ही क्यों ना पाकिस्तान के लिए ऐप बना रहा हो। तो यही मसला है। देखें, अभी हर मुल्क में जो है हर एप्लीकेशन का दफ्तर तो नहीं हो सकता, फीजिबल ही नहीं है। और इंटरनेट का दौर ही ऐसा है, आप छोटे से कमरे में जो है बड़ी कंपनी बना सकते हैं, आपको दफ्तर की जरूरत नहीं होती और उसी से ऑपरेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये माइंडसेट जो है ये थोड़ा सा पुराना है कि आप दफ्तर जरूर बनाएं हर चीज का। तो अभी सोचिए, अभी फेसबुक 200 ममालिक में जो है काम करता है तो दफ्तर तो नहीं बना सकते। ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। फिर पाकिस्तान से कर रहे थे और उसामा सोच रहे हैं इसके ऊपर कि कोई ऐसी ऐप बनाई जाए, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, लेकिन वो भी तैयार नहीं है दफ्तर खोलने के लिए। वो कहें दफ्तर नहीं खोल सकते, हर जगह पे नहीं खोला जा सकता है। हम अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे ख़वातीन की, क्योंकि हमारे मुआशरे का अहम सुतून है और वो ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबियों के झंडे गाड़ती जा रही हैं और गाड़ भी रही हैं। और ऐसी ही एक बहादुर खातून लेडी ट्रैफिक वार्डन सलमा शौकत है, जिन्होंने दुनिया भर में वतन अजीज़ का नाम रोशन किया। हमसा हाँ जी बिल्कुल, और सलमा शौकत साहिबा को अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन पर जाने वाली पहली पाकिस्तानी लेडी ट्रैफिक वार्डन होने का एजाज़ हासिल है। वो 2019 में UN अमन मिशन के लिए मुंतखब हुई थी। ये हमने जानना है कि वो कैसे मुंतखब हुई थी। तो सलमा साहिबा से कुछ बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है, आपकी मुलाकात करवाते हैं ना, हम नहीं बोलते रहे तुम बोला। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सलमा। सबसे पहले तो जिस तरह से आपको पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और दूसरा जिस तरह से हमजा कह रहे थे कि आप मुंतखब हुई हैं, ये मुंतखब कैसे हुई हैं, हमें पहले ये बताएं। 2019 में लेटर आता है UN की तरफ से कि जो लोग UN में अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्ट एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, वो काइंडली जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। तब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। फिर पंजाब लेवल पर एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, नॉकआउट सिस्टम बेस। 5 एग्ज़ाम होते हैं, 5 पेपर होते हैं जिनमें हमने अपीयर होना होता है। अगर आप पहला पेपर पास नहीं करते तो आप दूसरे पेपर में अपीयर नहीं हो सकते। दिस इज़ नॉकआउट सिस्टम। ठीक है। तो इस नॉकआउट सिस्टम से हम गुजरने के बाद फिर पाकिस्तान लेवल पे नॉकआउट सिस्टम में गए। वहाँ UNO की टीम स्पेशल खुद आती है जो सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। उसके बाद 300 लोग हम लोग टोटल पास हुए पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, 500 के 500 पास कर लिए? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा उसके बाद बड़े मुश्किल थे, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि उस वक़्त आप कांस्टेबल रैंक से लेके DIG रैंक तक तमाम लोग आप कंपटीटर्स होते हैं। उसमें CSP ऑफिसर्स भी इंक्लूड होते हैं, उसमें आपके कोलीग्स भी इंक्लूड हैं, उस सीनियर जूनियर्स भी इंक्लूड हैं। डेफिनेटली वो एक टफ ठीक हो गया। फिर उसमें लक और अल्लाह का करम, ये दोनों भी बहुत काउंट करते हैं।
इस वजह से जो है फिर उसके बाद जब 300 लोग हम पास हुए तो एकदम स्कूल सा छा गया। कोई लेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इनविटेशन कॉल नहीं, सब वेटिंग में बैठे हैं। साल गुजर गया। ये फ्रॉड हो गया हमारे साथ है? नहीं ऐसा नहीं, ये चल रही है क्या, इतना इंतजार करना पड़ा? नहीं फ्रॉड नहीं होता, बस वेटिंग में थे क्योंकि 2 इयर्स के लिए वो वैलिड होता है रिजल्ट जो है। ठीक है। तो फरवरी में जब लेटर आया कि ठीक है जाने के लिए रेडी हो जाएं और 28 लोगों की लिस्ट है, उसमें मेरा भी नाम था। क्या बात है। तो मुझे हमारे जो है वो ऑफिसर ने एक ने कॉल की कि मैडम आप जाने की तैयारी कर लें। मैंने कहा वो तो सभी कर रहे हैं। नहीं मैडम आपका लिस्ट में नाम आ गया। देन आई वाज शाउट इट्स ट्रू। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप वार्डन्स की लिस्ट लगी थी, जब आप अफसर बनी, उस वक्त लिस्ट में नाम आने की ज्यादा खुशी हुई या इस लिस्ट में नाम आने की ज्यादा? इस लिस्ट में नाम आने की। क्या बात है जी। अच्छा फिर आपके शौक होना हमजा इतने डिफिकल्ट कंपटीशन के बाद वो आगे आई थी। अच्छा नहीं, वैसे आपकी क्या काबिलियत क्या थी? आपने ज्यादा चालान किए थे? नहीं ऐसा नहीं है। आप एग्ज़ाम जो कंडक्ट होते हैं उसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, लिसनिंग होती है, उसके बाद फायरिंग का टेस्ट होता है, फिर उसके बाद ड्राइविंग का टेस्ट होता है, रोड असेसमेंट होती है जो कि इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो चेक की जाती है। तो डेफिनेटली वो एक टफ कंपटीशन। और उधर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आपको यूएन की जानिब से मिल रहा है, ये पाकिस्तान भर के लिए। वो तो चले नाम आना आपके लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, पाकिस्तान भर के लिए एजाज़ की बात है। तो वो फीलिंग कैसी थी और उधर कितना कठिन मरहलों से आप गुजरी, वो भी बताएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पर वर्किंग तो सबको ही करनी पड़ती है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वर्किंग के प्रेशर बहुत कम होता है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ वर्किंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं मूव कॉन डिपार्टमेंट से रिलेटेड थी, तो वहाँ पर वर्किंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इसलिए कि आर्मी हम लोगों ने जो 46 कंट्रीज़ की आर्मी थी, मिशन क्लोज हो गया और ड्रॉ डाउन के लिए सिक्योरिटी काउंसिल ने हमें 6 मंथ दिए। अच्छा। उस 6 मंथ में हमने 46 कंट्रीज़ की आर्मी को रिपेट्रिएट करना था। अब रिपेट्रिएशन में हम लोगों को जो है ना टास्क असाइन किए गए डिफरेंट। मेरे साथ स्टार्टिंग में तो जो है वो रवांडा से एक मेजर थी अटैच थी, उनसे मैंने वर्किंग का सारा सेटअप सीखा कि कैसे करनी है, कैसे ईमेल्स हम लोग जो है वो किस जो है ना वो ऑफिसर को ईमेल करनी होती है, कैसे हम लोगों ने परमिशन लेनी होती है एज इट इज़। उसके बाद वो जैसे ही उनका कॉन्टिजेंट गया वो साथ ही वापस चली गई। अच्छा। अब मैं अकेली रह गई वहाँ पर। अब वो सारा वर्कलोड जो था वो मेरे ऊपर था। तो वहाँ पर मैंने माशाल्लाह से 5 कंट्रीज़ को डील किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम कंट्रीज़ की डीलिंग के ड्यूरिंग कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ। क्या बात है। जिसकी वजह से उनकी, क्योंकि हम लोग उनको एक प्रोसेस से गुजारते हैं। बिल्कुल इंस्पेक्शन का प्रोसेस होता है एक, जिसमें आप आर्म्स एमुनिशन तमाम इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद उनका लगेज इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद उनके ट्रांसपोर्ट वगैरह का सारा इंस्पेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उनको उनके कैंपों से लेके उनको एयरपोर्ट उनके जहाज़ तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम लोग कंट्री से जहाज़ मंगवाते हैं। एक ये कंट्रीज़ की थी जी हमारे साथ जो जिनके साथ मैं असाइन थी उनमें इथोपिया शामिल था, रवांडा था, पाकिस्तान आर्मी थी, बांग्लादेश FPU थी। FPU मीन पुलिस फॉर्म यूनिट होता है ये। तो ये एक्चुअल आर्मी नहीं होती, लेकिन ना ही पुलिस होती है, लेकिन आर्मी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही होती है इन एब्सेंट ऑफ आर्मी। तो नेपाल के FPU यूनिट था जिनको मैंने डील किया, चाइनीज़ की आर्मी थी, इन सब को मैंने डील किया। ताजिकिस्तान के कुछ लोग वो मूवमेंट कंट्रोल ज़्यादा मुश्किल है या फिर ये जो ट्रैफिक चल रही होती है पाकिस्तान की ज़्यादा मुश्किल है? नहीं वो ज़्यादा मुश्किल था। ज़्यादा मुश्किल है ये, मतलब हाई ट्रैफिक कुछ नहीं। अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताएं, अब इधर आके आप शेयर भी कर रही होंगी अपने कलीग्स के साथ, तो आप क्या समझती हैं कि हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं या एहलकार हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनको ऐसी जिम्मेदारियां मिलें तो कितनी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है? बहुत बेहतर हो सकती है। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है वर्किंग की। वहाँ पर हमने ये देखा कि जो अदर कंट्रीज़ के लोग थे वो सारे दिन में उनकी जो वर्किंग होती थी, जब हम उनको एज्यूम करते थे कि आज इन्होंने क्या काम किया, तो हम देखते थे 2 ईमेल्स किए हैं, 5 ईमेल्स किए हैं, और उसके बाद बहुत काम किया, टायर्ड, टू मच वर्क टुडे, अच्छा वी टायर्ड टुडे। अच्छा क्या किया है, ये मेल लिखी, ये मेल लिखी, इसको रिस्पॉन्ड दिया, इसको रिस्पॉन्ड दिया, बस दिस इज। और फिर जब मेरा चूँकि फील्ड वर्क था और जब मैं उनसे शेयर करती थी कि मैंने क्या किया, रियली
यू डिड दिस। अच्छा, क्या बात है, यानी कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सराहा है। तो चूँकि ड्रॉ डाउन में आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट था और वर्क बहुत लोड बहुत ज़्यादा था, फिर इस वजह से हमें एक जब दिन में वापस आई 2 to आप, 3 फ्लाइट्स को भी डील करना पड़ा। अच्छा सर, मैं जब आप वापस आई तो कलीग्स का कैसा रिस्पांस कर रहे इदारे का थे, वो कैसा कैसा बहुत कर रहे थे अच्छा, react? और उसी रिस्पॉन्ड की ही आज एक मिसाल ये भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे तमाम ऑफिसर्स ने, एसपी साहिबान ने बाकायदा कॉल की, सीक्यू साहब ने माशाल्लाह से इनाम भी दिया और सर्टिफिकेट भी दिए और बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। मेरे तमाम जितने भी लेडी वार्डन्स हैं, उन्हें कोलीग्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या appreciate बात है, किया समझ और बहुत protocol शुक्रिया दिया। आपका, सबसे पाकिस्तान का ऑफिसर बनी और आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हैं हमारे रोल मॉडल्स और इनको हमने फॉलो करना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बड़ा अहम मसला है जिस पर हमने आज बात करनी है। बच्चे किसी भी कौम का रोशन मुस्तकबिल होते हैं, ये हम सब जानते हैं, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान तान उन तरक्की पजीर ममालिक में है जहां आज भी लाखों बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। अच्छा, जिसके नतीजे में हमजा क्या होता है कि सालाना सैकड़ों जानें ज़ाया हो रही हैं और जहनी कमज़ोर इंसानों का जमे गफ़ीर इकट्ठा हो रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 40% जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं और आसान अल्फाज में कहें तो ये बच्चे जो है वो पैदा होने से लेकर बढ़ने तक ग़िज़ाई किल्लत का शिकार रहते हैं। किसी का कद छोटा रह जाता है, किसी का वज़न कम हो जाता है, यानी कि वो बढ़ता ही नहीं है। इस किस्म के जो मसाइल हैं वो सामने आ रहे होते हैं। और ऐसे बच्चों के हामिल 12 मिलियन बच्चों के हामिल स्टेट बनना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। हैरत अंगेज़ तौर पर सूबा सिंध में कम वज़न वाले बच्चों की तादाद 41.3% है। सिंध के 13 मुंतखब अजला में एक सर्वे से ये पता चला है कि नौजवान माओं की अक्सरियत ग़िज़ाई किल्लत का खुद शिकार है। बिल्कुल, जिससे नौज़ायदा बच्चों के कमज़ोर पैदा होने का खदशा बढ़ जाता है। लॉकडाउन और इसके मौशी असरात ने गुरबत से लड़ते सिंध के बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत में नुमाया इजाफा भी किया और माहिरीन सेहत कहते हैं कि अगर बच्चों के लिए मुनासिब ग़िज़ाइयत को यकीनी ना बनाया गया तो इससे अमवात में भी इजाफा होता है। और नाकाफ़ी खुराक की वजह से बच्चों की उम्र के मुताबिक ज़हनी और जिस्मानी नमू नहीं हो पाती है। ज़्यादातर बच्चों में कद छोटा रह जाने के मसले भी जो हैं वो सामने आ रहे होते हैं। अब ये सारा जो मसला है इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद शफी साहब। प्रोफेसर डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर ये बताइएगा, सिंध में अभी हम देख रहे हैं खैर के बाकी सूबों के निस्बत स्टंटेड ग्रोथ का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, पूरे पाकिस्तान की जो हमारी मुआशी सूरत हाल है और समाजी सूरत हाल, इसका नतीजा ये बच्चों की जो ग़िज़ाई कमी में निकल रहा है। और ये सिंध का मसला थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ पर इत्मीनान बख्श सूरत हाल हो। अब इसके बारे में हम परेशान तो सब होते हैं, लेकिन इसके सद्देबाब के लिए गौर नहीं करते। हम जो माहिरीन सेहत हैं, हमारे इख्तियार में मुनासिब मशवरे देना, और मेरा ख्याल है कि सिर्फ मुनासिब मशवरे से ही हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो सकते हैं। अब इसी को ले लें, बच्चों को जो वज़न कम होता है, उनका कद कम होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी जिस्मानी बल्कि ज़हनी सलाहियत भी मुतासर होती है। तो इसका जो इब्तिदा है ये माँ से होती है। हमारी जो बच्चों की माएँ हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनकी ग़िज़ा की कमी का शिकार होते हैं, वो एनीमिक होती हैं, खून की कमी होती है, उनको हम और अच्छा वो ज़हनी उनको जो है दबाव का शिकार होती है। जब तक हम औरत को माशरे में मुनासिब मकाम और इज़्ज़त नहीं देंगे, हम अपनी बच्चों की सेहत के बारे में हमें सोचने का मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहली बात, हमारी माओं की जो सेहत है औरतों की वो ठीक होनी चाहिए। नंबर 2, बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा होना चाहिए। ये हमारे मर्दों की सोचने की बात है कि कम अज़ कम एक बच्चा पैदा होता है तो दूसरे बच्चे में उसका 2 महीने में हमल ठहरने में टाइम होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम जो गलतियां करते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे के लिए एक बेहतरीन चीज़ जो है माँ का दूध है। हमारे यहाँ जो माँ का दूध एक्सक्लूसिव जो स्टैंडर्ड ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस है वो 50% से भी कम है। और ये होता है कि बच्चों को हम दूसरा दूध पिलाते हैं जो महंगा भी होता है और जो नाकाफी ग़िज़ा उनको मिलती है। इसके बाद जो बुनियादी चीज़ है कि बच्चे को 6 महीने में जो ग़िज़ा देनी चाहिए बच्चे को, जिसको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग कहते हैं, वो हमारे यहाँ मुनासिब नहीं दी जाती। हमारी माओं की तरबियत ठीक नहीं होती है। इसकी वजह से ये होता है कि हमारा बच्चा ग़िज़ाई कमी का शिकार होता है। इसके साथ साथ हमारा बच्चा जिस माहौल में रहता है, सफाई सुथराई नहीं है, पानी नहीं, आबो हवा साफ नहीं है, हम बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगाते हैं। ये बच्चे बीमार होते हैं। जब बच्चा बीमार होता है तो वो समझे कि 2 महीने पीछे चला जाता है।
अब हमारे यहाँ सूरत हाल है कि अभी हमारे आपने बताया था कि सैकड़ों बच्चे हर साल इसका मौत का शिकार होते हैं, सैकड़ों नहीं लाखों बच्चे मौत का शिकार होते हैं। और पाकिस्तान दुनिया के खराब तरीन ममालिक में है कि जब बच्चों की शरह अमवात बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, इसका कंट्रोल कैसे किया जा सके? जो स्टंटेड ग्रोथ है, इसको कोई ऐसा सिस्टम भी है कि रिवर्स किया जा सके, और जो कि जिंदगी पर कितने मसाइल उनके ऊपर आ सकते हैं इन फ्यूचर? देखिए जी, इसके दो वो है, एक मुआशी मसाइल हैं जो जाहिर सी बात है हमारा मुल्क गुर्बत का शिकार है। ये हमारी हुकूमत का काम है कि बेटर गवर्नेंस करे, लोगों तक जो है ना रोजगार पहुंचाए। अगर मुआशी खुशहाली होगी तो उनके घर में बच्चे भी सेहतमंद हो, एक तो ये बात है। लेकिन मौजूदा वसाइल में रहते हुए भी ये चीज़ में बेहतरी ला जा सकती है। मैंने जैसे बताया कि दो बच्चों का दरमियानी वक्फा कम से कम 2 साल होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए। बच्चे जब जल्दी जल्दी पैदा होते हैं, हमारे यहाँ तकरीबन 25 से 30% बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनका वजन ही कम होता है, माँ के पेट से कम वजन के पैदा होते हैं। यही बच्चे होते हैं जो ज्यादा मसाइल का शिकार होते हैं। इसके बाद बच्चों को माँ का दूध पिलाया जाए, माँ को ज़हनी दबाव में मुब्तला मत रखा जाए। हमारे यहाँ जो औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उनको ज़हनी तौर पर टेंशन में रखा जाता है, इसलिए उनकी सेहत भी खराब होती है। औरत को घर में जब आखिर में खाना खाएगी, बचा हुआ खाना खाएगी, उसे जानवर की तरह काम लिया जाएगा, तो बच्चे की सेहत। ठीक है, डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा, स्टंटेड ग्रोथ वाला बच्चा और एक नॉर्मल बच्चा, क्या जिंदगी की दौड़ में हम इनको एक बराबर देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। जिस्मानी जो सेहत है ये तो चले, बच्चे का कद छोटा है, वजन छोटा है, काम फिर भी चल जाता है, बच्चा बीमारी का शिकार ज्यादा होता है, बार बार बीमार होता है, डायरिया नमूनिया होता है। एक सेहतमंद बच्चे को अगर नमूनिया होता है तो उसकी जिसे कहना चाहिए खतरे का या मौत का शिकार होने का इम्कान 20 गुना कम होता है उस बच्चे से कि जो बच्चा जो है जो जिसका वजन कम है। अच्छा, इसके बाद ज़हनी चीज आ जाती है, क्योंकि ये जमाना ऐसा है कि जो ज़हनी तौर पे नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी मुकाबला करना आसान नहीं है। जो बच्चा ज़हनी तौर पे कमजोर है, जिसका IQ कम है, तो वो कैसे मुकाबला करेगा, कैसे स्कूल में पढ़ेगा? तो ये खतरे की बात ये है कि अब से कुछ साल के बाद डॉक्टर साहब इन बच्चों की निशानदेही कैसे हो सकती है? बहुत बड़ी तादाद होगी। डॉक्टर साहब इन बच्चों की निशानदेही कैसे हो सकती है? जी प्लीज। जी, निशानदेही तो बहुत आसान होती है कि बच्चे का वजन और उसका कद नापा जाए। सब आसान तरीका है। अगर बच्चे का वजन उसकी उम्र के हिसाब से कम है तो उसको कहते हैं कि अंडरवेट बच्चा। हमारे यहाँ 30% बच्चे अंडरवेट है। अगर बच्चे की कद जो है, उसकी हाइट जो है, उसकी वजन के लिहाज से कम है तो उसको कहते हैं स्टंटिंग ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि बच्चा बहुत अरसे से ग़िज़ा की कमी का शिकार है, जिसकी वजह से उसका कद छोटा रह गया है। और अगर बच्चे का सिर्फ कद तो ठीक है लेकिन उसका वजन कम है, इसका मतलब है कि वो कुछ महीने से कुछ अरसे से ग़िज़ा की कमी का शिकार है। इनकी निशानदेही बच्चों की पैदाइश के जो बाद में जो बच्चा डॉक्टर्स के पास जाता है, हॉस्पिटल्स में जाता है, वहाँ पर इनका वजन किया जाए, ग्रोथ चार्ट है उस पर लगाया जाए, तो वाज़ी पता चल जाता है कि ये बच्चा अब नीचे जा रहा है, इस पर मेहनत करने की जरूरत है। देखना है कि लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा कि बर्थ के टाइम ही पता लग जाता है कि बच्चा जो है ग़िज़ाई कमी का उसको शिकार हो, मतलब होता है कि नहीं, तो कितना वेट होना चाहिए बर्थ के टाइम बच्चे का? देखिए जी, एवरेज वेट पाकिस्तान में जो है बच्चे का, जो सेहतमंद बच्चा, कम से कम उसका 2.9 kg 3 kg से ज्यादा होना चाहिए। वो बच्चे जिनका वजन 2.5 kg यानी 2.5 kg से कम होता है, ये बच्चे मसाइल का शिकार ज्यादा होते हैं। शरह अमवात भी इन बच्चों में ज्यादा होती है। तो आपने ये बात की थी ना कि कैसे पता चलता है। देखिए, अगर बच्चे का किसी का वजन कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ये बच्चों की देखिए पकड़ने की बाद में अगर हमें मालूम हो जाए कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर कुछ नहीं किया जा सकता। किया जो जा सकता है जिंदगी के इब्तदाई चंद महीनों में, चंद सालों में किया जा सकता है। अगर बच्चे का वजन कम है, उसको खसूसी तवज्जो दी जाए, उसको ग़िज़ाई मशवरे दी जाए, विटामिन दिए जाएं, आयरन दिए जाएं, उसकी ग्रोथ को मॉनिटर किया जाए, उसको बीमारी से बचाया जाए, हिफाजती टीके लगाए जाए उसको। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिसकंसेप्शन है या ये बात दुरुस्त है, ये तो आप ही क्लियर करेंगे, कि हम ये समझते हैं कि बस गरीबों के जो बच्चे होते हैं वो ही स्टंटेड ग्रोथ का उनको सामना होता है, अमीरों के बच्चों को नहीं होता। आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे? ये एग्जैक्टली तो बात ठीक नहीं है। एक बात ठीक है कि अगर मुआशी खुशहाली होती है, माँ की सेहत ठीक होती है, घर में ग़िज़ा वाफिर मकदार में मौजूद होती है, तो जाहिर सी बात है कि सेहत बेहतर होती है। ये तो एक बात है। लेकिन मुनासिब तरीके से मौजूदा सूरत हाल में एक गरीब आदमी भी अपनी फैमिली को मुनासिब तरीके से पाल सकता है। मैंने बताया ना, गरीबों के 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, 1-1 साल के बाद बच्चा पैदा होता है, तो ये तो कोई बात नहीं। समझदारी का सबूत तो हर आदमी दे सकता है। मुनासिब तरीके से सेहतमंद हर आदमी रह सकता है। ये इसके लिए जरूरी नहीं है कि दौलत की फरावानी हो जब ही सेहतमंद होगी।
ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़ा अहम ये इशू है और उन्होंने चंद पैरामीटर्स बताए हैं जो आप लोगों ने सुने भी हैं कि इसको आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वेट, एज, हाइट, इन चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको आइडिया होता रहता है। कुछ पैदाइशी तौर पर बच्चे जो होते हैं उनकी ग्रोथ स्लो होती है या वैसी नहीं होती है, कमज़ोरी का उनको सामना होता है, और कुछ बाद में भी हो सकते हैं। इसलिए मुसलसल बच्चों की खुराक के हवाले से और माँ की खुराक के हवाले से और माँ की सेहत को बहुत ज़्यादा जो है आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों को कहा कि बहुत अगर जल्दी आप उनको पिक कर ले, चीज़ों को मॉनिटर क्योंकि कर रहे होंगे तो जल्दी चीज़ों को पिक कर लेंगे और फिर आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो स्टंटेड ग्रोथ की हम बात कर रहे थे वो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और आप बच्चे की मतलब फिर वो उसकी हाइट भी आराम से बढ़ जाएगी उसकी, अगर आप उसको मॉनिटर करके उसको अच्छी खुराक दे रहे होंगे तो उसका वेट भी जो है वो मेंटेन रहेगा। बिल्कुल ऐसी है। कुछ जिक्र डेंगू का कर लेते हैं क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको अपडेट ही हम करते चलेंगे कि कोरोना से जो आवाम तंग आए हुए थे उधर से कुछ उनको रिलीफ मिला है, तो डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, आवाम की ज़िंदगी डेंगू ने कुछ मजीद मुश्किल कर दी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के बार इस वक्त जारी है। बिल्कुल ऐसे हमदा केसेस बढ़ने पर अस्पतालों की अगर हम बात करें तो उधर भी कुछ सूरत हाल ठीक नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता जा रहा है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक इस वक्त लाहौर में डेंगू केसेस की तादाद 3666, जबकि पंजाब भर में 4876 हो गई है। ये इतनी बड़ी तादाद हो गई है। इस्लामाबाद में केसेस की मजमूई तादाद 1403 तक पहुंच चुकी हुई और रवामा सिंध में अब तक 492 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर ले, वहाँ पर भी वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3000 से बढ़ गई है, जबकि अब तक 3 मरीज जो हैं वो उनके जाँ बहक भी हो चुके हैं। ये रिपोर्ट हो चुका है कि 3 जो डेथ हैं वो भी रिपोर्ट। अच्छा, आप लाजमी तौर पर अगर आपको अलामात हों तो आप टेस्ट लाजमी तौर पर करवाएं क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और उससे कमज़ोरी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जब प्लेटलेट काउंट आपका कम हो रहा होता है तो उसको ट्रीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपने रिपोर्ट लाजमी करनी कि खुद से ही ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट से के अलावा अगर हम बात करें तो एहतियात भी उससे पहले आप करें। आप जिस तरह से अपने डॉक्टर्स हमसे उनसे बात करें तो वो कह रहे होते हैं कि आप जो साफ़ पानी की बाल्टी अपने वॉशरूम्स में रखी होती है या गमलों में पानी खड़ा है, कहीं पर भी पानी खड़ा है उसे खड़ा ना होने दें, उन बाल्टियों को खाली कर दें और इसके साथ साथ जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको बंद रखें। खासतौर पे कोविड भी है तो उन्होंने कहा कि जालीदार ऐसे दरवाज़ा हो कि जाली वाला दरवाज़ा हो ताकि उसमें वेंटिलेशन भी होती रहे लेकिन मच्छर ना आ सके। बिल्कुल ऐसे ही ये एक बड़ा मसला है इस वक्त और इसको हमें एड्रेस करने दो चीज़ें एक साथ ज़रूरत भी है और हमें ही क्योंकि एहतियात करनी है। खैर आगे बढ़ते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। उसके ज़रिए फ़्रॉड के वाक़यात में हम देख रहे हैं कि इजाफा हो गया। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि जी कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया तो अब उसमें क्या किया जा सकता है। मतलब कि ऐसे साइबर फ्रॉड की सिर्फ लाहौर में FIA साइबर क्राइम विंग को रोज़ाना तकरीबन 15 से 20 शिकायत मौसूल हो। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, फ्रॉडियों की जो कॉल्स हैं वो किसी सरकारी इदारे की नज़र आती हैं और पिन कोड पूछकर रकम निकाल लेते हैं और ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले मोबाइल मास्किंग करके कॉल करते हैं। और मोबाइल मास्किंग एक ऐप है जो कि 15 से 20 डॉलर में बैरून मुमालिक से ऑनलाइन मिल जाती है और मोबाइल मास्किंग से नंबर कोई भी हो मगर कॉल वसूल करने वाले की जो मोबाइल स्क्रीन है उस पर FBI, स्टेट बैंक या किसी भी बैंक के इदारे के नाम आ रहे होते हैं। इस तरह से मतलब और फिर लोग जो है वो बासानी उसके ऊपर वो हो भी जाते हैं, कायल भी हो जाते हैं कि हाँ उनको इन्फॉर्मेशन दे भी देते हैं। इसीलिए आप कभी अपने बैंक कॉल करें ना, आपने हेल्पलाइन पे कॉल की हो तो वो आगे से बार बार आपको बता रहे होते हैं कि इस नंबर पर हम सिर्फ कॉल वसूल कर रहे होते हैं, हमें मौसूल हो सकती है, हम कॉल इस नंबर से करते नहीं हैं। दूसरा, हमारा कोई भी नुमाइंदा आपसे आपका पिन कोड, आपकी बाकी इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहा होता है, तो उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। कॉल वसूल की जाती है तो फिर कहा जाता है कि जी फ़लाँ इदारे से हम बोल रहे हैं, आपके अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शन हुई है, आपने पता नहीं क्या कर दिया है, पहली ट्रांजैक्शन से लेकर आखिरी ट्रांजैक्शन, तारीख पैदाइश, बैंक अकाउंट किस तारीख को खुलवाया था, सब कुछ पूछ लेते हैं। अच्छा, ये तो अभी हम बता भी नहीं पढ़ भी नहीं, लेकिन ये एक्सपीरियंस मैंने कल किया भी है। मुझे कॉल इस तरह से आई, फिर मुझे तो क्योंकि हम लोग पढ़ते भी हैं चीज़ों को, हम देख भी रहते, तो मैंने उनको साफ कहा मैंने इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देनी और मैंने ठक करके फ़ोन बंद कर दिया बजाय ज़्यादा बात करने के। क्योंकि जब आप बात कर रहे हो तो तब भी आप बहुत ज़्यादा आपका दिमाग जो है उसकी तरफ बन रहा होता है। तो ये सारे मसले पे हम बात भी करेंगे और किस तरह से इनसे बचना है वो लोग जानने की कोशिश करेंगे। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट शामिर आमिर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शामिर साहब। आम यूज़र को कैसे पता चल सकता है कि इससे आने वाली फ़ोन कॉल जो है वो मास्किंग ऐप के ज़रिए की जा रही है? क्योंकि हम लोग तो काफ़ी कुछ पढ़ रहे होते तो हम लोगों को तो समझ लग जाती है। इसके अपेरेंटली तो फ़िलहाल यूज़र की इंफॉर्मेशन ही उसके पास बेहतर तरीका है उसको पता लगाने का। इस तरह से बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो इस तरह के नंबर्स को स्पैम नंबर्स करार दे देती हैं इंटरनेट पे, जिससे आपको पहले से पता चल जाता है कि ये जो नंबर है ये एक डेंजरस नंबर है, इससे कॉल नहीं उठानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह के अननोन नंबर से कॉल की जा रही है या आ रही है तो आप उसको
अगर वो आपकी नॉर्मल कन्वेंशनल कॉल से डिफरेंट है तो आप उसको जो सामने वाला बंदा है उससे इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं कि आया आप मेरे बैंक से बात कर रहे हैं या किसी और इदारे से बात कर रहे हैं, और इस तरह से इंसान को ये पता चल सकता है कि यार वो बंदा आगे फ्रॉडस्टर है या नहीं है। इसका बेहतर तरीका तो यही है कि हम हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनके जो नंबर्स हैं वो अपने पास सेव करके रखें और इस तरह के अननोन या प्राइवेट नंबर से कॉल्स ना उठाएं, और अगर कॉल उठा भी लेते हैं तो इन्फॉर्मेशन ना रिवील की जाए, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन वो जो हमसे मांगता है, आपका बैंक आपको खुद कहता है कि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन फ़ोन कॉल के ज़रिए बैंक का कोई भी नुमाइंदा नहीं पूछेगा। तो जब ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या टेलीकॉम प्रोवाइडर खुद बता रहा है तो फिर तो कोई तुक ही नहीं बनता कि आपको ठीक है। शामिल रहिएगा, पाकिस्तान में आपको ये फ्रॉड्स होने की वजह इतनी आम हो जाना क्या नज़र आ रही होती है, और दूसरा ये बताएंगे जी कि हम बच कैसे सकते हैं, पाकिस्तानी अवाम इस किस्म के फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, और कुछ फ्रॉड जो आप देखते हो रहे हो लोगों के साथ, आपकी नज़र में हो तो वो भी शेयर कीजिए। जी, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड इसलिए आम होता जा रहा है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें सेल फोन नंबर से टाई हो गई हैं। आपका जो बैंक अकाउंट है वो सेल फोन नंबर से टाई हो गया, आपके क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस आपके सेल फोन नंबर से टाई हो गई। इस वजह से ऑनलाइन जो फ्रॉड है वो आम होता जा रहा है, और इसके अलावा यूज़र्स की जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती जा रही है कि यूज़र के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर लाए अमल जो बैंक्स हैं वो अख्तियार करें ताकि जो यूज़र है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके आम होने की वजह नंबर 1 अगर मैं कहूँ तो लैक ऑफ यूज़र अवेयरनेस है कि आवाम अवेयर नहीं है किसी तरह की इस तरह के फ्रॉड से, वो इंफॉर्मेशन रिवील कर देते हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। दूसरा ये कि सेल फोन नंबर से टाई किया जा रहा है डिफरेंट सिक्योर एस्पेक्ट्स को, जो कि नहीं होना चाहिए। शाम, लेकिन हमें ये बताइएगा कि इस वक्त ऑनलाइन बैंकिंग के किस किस्म के फ्रॉड्स हो रहे हैं जो कि आपने भी देखे हों, आपके सामने भी आए हों, और साथ ये भी बताइएगा कि टेक्नोलॉजी में इतनी जिद्दत आ गई है उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ATM हैक हो रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग है उसके फ्रॉड इस वजह से हो रहे हैं कि कोई भी अगर इंसान किसी विक्टिम को कॉल करता है तो वो विक्टिम जब कॉल उठाता है तो वो उससे उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर और उसके 4 डिजिट की जो पिन जो बैक साइड पे उसकी 3 डिजिट का CVV नंबर होता है वो पूछता है और बैंक का नुमाइंदा होकर बात करता है। तो सबसे पहले तो ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। आपको किसी भी हाल में अपना वो जो पिन नंबर है और वो जो ATM कार्ड का या डेबिट क्रेडिट कार्ड का नंबर है वो रिवील नहीं करना चाहिए। इसी तरह से ATM की हैकिंग का भी इसी से ताल्लुक है कि आप अगर अपनी ATM की पिन और कार्ड का नंबर रिवील कर देते हैं तो वो कार्ड उसकी किसी हद तक उसकी क्लोनिंग जो है वो पॉसिबल हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी की जिद्दत से इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है कि यूजर खुद इंफॉर्मेशन रिवील करता है। ठीक है, यूजर्स के पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है और वो इंफॉर्मेशन दे भी रहे होते हैं। शामिर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से फ्रॉड से बचा जा सकता है। तो भाई अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे आसान हल यही है कि किसी के साथ शेयर ना करें। अक्सर आपको कोड आ जाता है तो वो किसी को ना भेजें कि जी कि किसी का कोड आपको क्यों आएगा। अच्छा, आप सोचते लिखा भी होता है कि अपना कोड जो है पिन कोड खास तौर पे वो आपने किसी से शेयर नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद हम शेयर कर देते हैं। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो ना करें, क्योंकि हम मतलब हम पढ़े लिखे, हमने पढ़ी होती चीज़ें, हमने एक्सपीरियंस भी की होती है, उसके बावजूद हम लोग एकदम से वो उनकी बातों में आके उस पर अमल कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है इनसे अवॉइड करनी। अच्छा, अगर कोई आपका बहुत करीबी कर रहा है, अब आप उसको इनकार भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हम मुरव्वत के मारे हुए लोग भी तो है ना, वो हमें लिहाज बहुत करना पड़ता है। तो उसमें सिंपल सा हल है कि ये 1 टाइम पासवर्ड होते हैं, तो इनका एक टाइम भी होता है 30 सेकंड से 1 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट तक होता है। इसको डिले करना है और जितना आप डिले कर देंगे उसका आपको फायदा होगा। वो सॉरी मैंने देखा नहीं, लेकिन आपके अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, किसी का पिन कोड आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आ सकता। ये बात ज़हन नशीन कर लें। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और बड़ा ही अहम और आपके इंटरेस्ट रिलेटेड भी एक इशू है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हर किसी का कंसर्न है इस टाइम मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम के हवाले से। तो इससे फ़ायदा उठाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर भी आ गई और स्टेट बैंक ने अपनी वेबसाइट पर मकानाती और तामीराती कर्ज़ों को फ़रोग देने की गर्ज से खुसूसी तौर पर बनाया गया वेब पेज मुतारिफ करा दिया। हमजा बड़े क्वेश्चंस थे जो यहाँ से एड्रेस हो सकेंगे। आप जाएंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी इस पेज पर। मकानाती और तामीराती कर्ज़ों और सस्ते और कम लागत कर्ज़ों के लिए मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के बारे में जामे मालूमात जो हैं वो आपको दस्तयाब होंगी, जिनमें अहलियत का मेयार है, कर्ज़ की मुद्दत है, कर्ज़ की ज़्यादा से ज़्यादा रकम है, चार्ज की जाने वाले माकब शरह हैं, ये सब कुछ जो है आपको पता लग सकेगा। बहुत सारे क्वेश्चन मतलब लोगों के जहन में थे जो कि उन्हें पूछना पड़ता था। अब एक ये वेबसाइट है, इसके ऊपर सारे क्वेश्चन जो आपके होंगे इससे रिलेटेड वो आप लोगों के वहाँ पे मिल सकेंगे, आपको उनके आंसर्स भी और ज़्यादा से ज़्यादा मतलूबा दस्तावेज़ात की फहरिस्त और हुकूमत की जानिब से फराहम किया जाने वाला जो ज़र अयानत है वो भी शामिल है। और मुमकिन दरख्वास्त गुजार इस पेज के ज़रिए शरीके कार जो बैंक्स हैं उनकी वेबसाइट तक बराह रास्त रसाई भी हासिल कर सकते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत दरख्वास्त फॉर्म दस्तयाब भी हैं। हाँ जी, और कर्ज़ों की किस्त और वापसी का स्केड्यूल क्या है, किस्तें बताने वाला कैलकुलेटर भी वहाँ पर मौजूद है। आप अपनी मर्ज़ी की रकम डालेंगे, आपको वो कैलकुलेट करके बता देगा भाई किस्त कितनी बनेगी, मार्कअप कितना है, सारा कुछ आपको पता लग रहा होगा। बहुत आवाम इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके ऊपर, सवालात बहुत ज़्यादा हैं, लोग हिचकिचाते थे बैंक से रब्ता करने के लिए, तो ये एक सहूलत जो है मुतारिफ़ करवा दी गई है। इस वेब पेज के हवाले से हम बात करेंगे। डायरेक्टर स्टेट बैंक सैयद समर हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समर हसनैन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर आपसे इस पर बात होती रहती है, लोगों के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं। आप पहले तो ये बताएं कि इस पेज को बनाने के पीछे आइडिया क्या था, क्या लोगों की क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही थी? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जी मैं 92 चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे याद पड़ता है कि जब ये हमने प्रोग्राम शुरू किया था मेरा घर मेरा पाकिस्तान का, उस वक्त भी 92 चैनल ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया था, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखें अभी तक क्या हो रहा था कि पिछले जुमे से पहले, पिछला जुमे का मतलब ये है कि 8 अक्टूबर से पहले मेरा घर मेरे पाकिस्तान के हवाले से जो लोगों को मालूमात हो रही थी वो या तो उन इश्तहारों के जरिए हो रही थी जो कि अखबारों में आ रहे थे या टीवी के जरिए चल रहे थे, या उन प्रोग्रामों में जिस तरह का मेरा आज का ये प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए उनको पता चल रहा था, या बैंक अपनी कुछ कंपेन कर रहे थे। लेकिन किसी एक जगह पर जाकर वो स्कीम के मुतालिक हर चीज मालूम कर सकें, किस तरह अप्लाई करते हैं वो मालूम कर सकें, कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, उसके लिए अभी तक इस तरह की बैंकों ने अपनी अपने हवाले से तो वेबसाइट बनाई हुई थी, लेकिन सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट कोई मौजूद नहीं थी। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस वाले इशू को एड्रेस करने के लिए हमने 8 अक्टूबर जुमे के दिन जो था, लास्ट फ्राइडे था, वो हमने ये स्कीम लॉन्च कर दी है, ताकि अभी आप देखिएगा इसके अंदर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से वो हम करते हैं। मैं भी थोड़ी देर में उस तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इजाजत दें तो मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा तमाम नाज़रीन के साथ, और वो जिसपे सबको इंटरेस्ट होगा वो है नंबर्स। देखिए आपको याद होगा कि जब हमने प्रोग्राम लॉन्च किया था, ये पूरा प्रोग्राम आज से तकरीबन 1 साल पहले की जब बात करते हैं, तो ये सब नंबर 0 थे। आज मैं आपके साथ वो नंबर को शेयर करना चाहता हूँ जो बिल्कुल लेटेस्ट नंबर है, यानी वो 30 सितंबर के नंबर हैं जो पिछले महीने का 30 तारीख है। तो 30 सितंबर को जो लोगों ने इस स्कीम के अंदर अप्लाई किया है, उनकी एप्लीकेशन की अमाउंट जो है वो आपको सुनकर खुशी होगी कि वो 185 बिलियन 185 अरब रुपए, क्या बात है, 185 अरब रुपए की एप्लीकेशंस लोगों ने बैंकों में भेज दी हैं, दाखिल करवा दी हैं। और खुशी की बात ये है कि बाकी तो इसके अंदर भी प्रोसेस हो रही हैं। 72 अरब रुपए की एप्लीकेशंस ऑलरेडी बैंकों ने अप्रूव कर दी हैं। अच्छा, यानी देखें ये बड़ी अहम बात है कि 72 अरब रुपए के कर्जे बैंकों ने इस स्कीम के तहत अप्रूव कर दिए हैं। अब बैंक क्या कर एप्लीकेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो अपने अपने डॉक्यूमेंट ले जाकर, जो कि मैं अभी आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा कि वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, वो ले जाकर बैंकों के पास जा रहे हैं और अपने इन जो अप्रूवल्स के लोन्स हैं इनके अगेंस्ट वो पैसे ले रहे हैं इसके अंदर। तो ये बड़ी एक अहम बात थी कि 1 साल पहले जो ये बात सिर्फ समझी जाती थी कि, क्योंकि देखिए ये वो एरिया है जहां आज से 1 साल पहले से पहले अगर आप देखें तो कोई फाइनेंसिंग नहीं हुई थी। ये हम बात कर रहे हैं एक आम आदमी के सर पर। ठीक है समझ साहब, अब वेबसाइट पे एक आम आदमी ने जाना कैसे है, क्या टाइप करना है, ये जरा शेयर कर दें ताकि वो आम आदमी उसका इस्तेमाल भी कुछ समझ सके। जी बिल्कुल, अभी मैं एक्चुअली आपसे वो स्क्रीन भी लाइव शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले
आप देखें, अगर सिर्फ लिखें www.sbp.org.pk, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है। अगर सिर्फ इसको आप कोई भी अगर इसको क्लिक करेगा अपने ब्राउजर में जाकर, तो स्टेट बैंक का वेब पेज खुल जाएगा, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको यहाँ से लाइव जो है वो आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसको करते हैं। जी जी। मैं और इकरा भी साथ साथ अपने लैपटॉप के ऊपर जा रहे हैं और स्टेट बैंक की वेबसाइट हमने भी खोल ली आपके साथ से, समर हसनैन साहब। जी सर। देखिए, अब आपको स्टेट बैंक की जो स्क्रीन है वो नजर आ रही है? बिल्कुल। देखिए, ये वो वेबसाइट है जो कि हमने डेडिकेटली जो बनाई थी, लॉन्च की थी। इसके अंदर देखें 2 तरह की इसके अंदर चीजें मौजूद हैं। एक, ओवरऑल पाकिस्तान में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो देखें। मैं अब आपको जैसे इसको स्क्रॉल करता हूँ, मैं भी इसकी डिटेल के अंदर आऊंगा, तो वो चीजें हम आपको नजर आएंगी कि पाकिस्तान में कितनी कंस्ट्रक्शन की अहमियत है, कितना शॉर्टफॉल है। आपको जैसे ऊपर ही नजर आ रहा है कि 12 मिलियन घरों का शॉर्टफॉल है। देखिए, ये बहुत बड़ा नंबर है। जी जी। 1 करोड़ 20 लाख का शॉर्टफॉल है। असल जो लोग इंटरेस्टेड होंगे मेरा घर मेरा पाकिस्तान में, लेकिन मैं अभी उसमें 1 मिनट के बाद आऊंगा। उससे पहले मैं कुछ चीजें दिखा दूं कि जैसे इसका हाउसिंग का पाकिस्तान में कितना हिस्सा है, कंस्ट्रक्शन के अंदर, वर्कफोर्स के अंदर कितना हिस्सा है, स्टेट बैंक ने इसमें क्या क्या सहूलतें जनरली बैंकों के हवाले से क्या क्या दी हैं, ये सब चीजें अगर हम इसमें जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, आपके ध्यान में भी आ रहा होगा कि ये तो सब इंग्लिश के अंदर है, एक आम आदमी कैसे इसको पढ़ेगा। तो मैं पहले इसका जवाब दे दूं कि हम इसकी उर्दू की वेबसाइट जो है वो भी बना रहे हैं और बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। जी जी, ताकि एक आदमी, अब देखिए इसमें मेरा घर मेरा पाकिस्तान को अगर आप क्लिक करते हैं, जो मैंने भी क्लिक किया है, तो आप देखिएगा कि मेरा घर मेरा पाकिस्तान के हवाले से अब ये वो वाला एरिया है जहां एक आम आदमी को इंटरेस्ट है। मसलन एक आम आदमी ये जानने की कोशिश करेगा कि फाइनेंसिंग के अंदर, अगर ये जानने की कोशिश करेगा कि फाइनेंसिंग किस किस चीजों के लिए हासिल की जा सकती है, तो आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि परचेज ऑफ हाउस, अपार्टमेंट या फ्लैट के लिए लिया जा सकता है जी। एक जमीन को भी परचेज करके लेकिन कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। अपने घर का एग्जिस्टिंग घर है उसके अंदर एक्सटेंशन करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी, या आपकी अपनी अगर कोई जमीन मौजूद है और उसके अंदर आपको अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो भी कर सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल है, आपको नजर आ रहा है कि तमाम पाकिस्तानी जिनके पास CNIC नंबर मौजूद है या ओवरसीज भी पाकिस्तानी जिनके पास नाइकॉप है वो कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम ओनर अलबत्ता इसका होना जरूरी है और एक आदमी एक ही घर ले सकता है। लोन टेनर कितना हो सकता है, तो देखिए आपको ग्रीन के अंदर नजर आ रहा है कि 5 साल से लेकर 20 साल तक का लोन लिया जा सकता है। कौन कौन से लोन किस किस किस्म के उसके लिए लिए जा सकते हैं, मसलन इस वक्त ये जी यहाँ ये बताया गया है कि नेफ्डा का अगर आप देखें तो वहाँ भी लोन बताया गया है कि कितनी फाइनेंसिंग मैक्सिमम है। मैं अगर नॉन नेफ्डा पे जाऊं तो नॉन नेफ्डा पर भी देखें आपको नजर आ रहा होगा कि माइक्रो फाइनेंस बैंक के जरिए भी कितना लोन लिया जा सकता है और कमर्शियल बैंक के जरिए भी कितना लोन लिया जा सकता है, ये नजर आ रहा है। एक अहम चीज जो है वो है फाइनेंसिंग रेट, इसकी बात होती है तो आपको नजर आ रहा होगा कि नेफ्डा के अंदर पहले 5 साल के लिए 3% और उससे अगले 5 साल के लिए 5%। और अगर मैं अगर नॉन नेफ्डा पे अगर जाऊंगा तो नॉन नेफ्डा के अंदर क्योंकि 3 टियर मौजूद हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि टियर 0 के अंदर पहले 5 साल में जो 5% है फिर 7%। अब इसमें जो सबसे अहम चीज है, देखिए एक तो हमने ये एक शीट बना दी है जो कि जो लोग बिल्कुल कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर सकते, जेनेरिक है। हाँ बिल्कुल, ये एक जेनेरिक किस्म की एक शीट है जिसके अंदर ये नजर आ रहा है कि अगर 1 लाख का 5 लाख का लोन होगा तो कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, 1 मिलियन का लोन होगा कितना। लेकिन जो सबसे अहम इसका फीचर है वो ये आपको सामने नजर आ रहा होगा, ये इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर। और ये मैं आपको यहाँ रन करके दिखाऊंगा कि मसलन फर्ज करें कि आप यहाँ एक कमर्शियल बैंक के जरिए लोन लेना चाहते हैं 5 मरले तक के उसके लिए, और आपको सिर्फ करना क्या है कि जो खाली खाना है इसके अंदर अमाउंट डालनी है। मतलब मैं इसके अंदर अगर अमाउंट डाल रहा हूँ, इस वक्त ये 10 लाख की मैंने अमाउंट डाली और मैंने इसका लोन टेनर अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया 20 साल, और सिर्फ आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि पहले पहले 5 साल में 6,600 इंस्टॉलमेंट है, अगले 5 साल में 6,700। आप अमाउंट तब्दील करते चले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली तब्दील होती चली जाएगी। अब मैं आ रहा हूँ एक उसकी तरफ जहाँ
डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं। ठीक है। अच्छा। तो ये देखिए 3 कैटेगरीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट होगा इनफॉर्मल इनकम वाले। बिल्कुल। हम लोग तो आप लोग तो देखिए फॉर्मल इनकम है, लेकिन वो जिसकी फॉर्मल इनकम मौजूद नहीं है तो उससे चीजें क्या क्या चाहिए होंगी। अगर आप यहाँ देखें तो आपको ये नजर आ रहा है कि अगर आपकी कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं तो उसकी कोई अगर डीड शामिल है, या अगर आपके पास बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बड़ा आसान करके आपने हमें दिखा दिया। नीचे अगर जाएंगे तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स भी हैं, आपको जो बैंक लग रहा है आप उस बैंक के ऊपर करें, तमाम बैंक्स के नाम नीचे आ रहे हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस बैंक की वेबसाइट पे भी चले जाएंगे। सर बहुत आपने आसानी से हमें ये सारी बात समझा दी है। सिर्फ एक चीज जो है, एक क्वेश्चन एड्रेस कर दीजिएगा प्लीज यहाँ पर, कि अगर आप 50 लाख लोन लेना चाह रहे हैं तो एक शख्स को खुद से कितना कंट्रीब्यूट उसके अंदर करना है, जो ज़रे एयानत के लिया जाए या सिक्योरिटी के लिया जाए? जी देखिए, इसके अंदर ये है कि जो छोटे टीयर्स वाले हैं उनके अंदर तो 10% का जो है वो इक्विटी होती है। यानी अगर आपने फर्ज कर लें कि 30 लाख तक का लोन लेना होगा तो आपको सिर्फ 3 लाख रुपए का अपनी तरफ से देना होगा उसके अंदर। और जो बड़े टीयर हैं उसके अंदर जो है वो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो 15%। यानी मैं आपको इस तरह आसान अल्फाज में बता दूं कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए का लोन लेना है तो 15 लाख आपको अपनी तरफ से इक्विटी के डालने होंगे। इसका मतलब है कि 50 लाख के घर पर 7.5 लाख रुपए आपको खुद डालने हैं, बाकी सबका सब जो है वो बैंक लोन दे रहा है। ठीक है सैयद समर हसनैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। बड़ा तवील टॉपिक है और अवामी इंटरेस्ट का टॉपिक बड़ा आसान कर दिया। स्टेट बैंक ने भी बड़ी आसानी कर दी, वेबसाइट जो है उसके अंदर ये वेब पेज बनाकर, तो जिस शख्स के जो सवालात हैं वहाँ पर वो एड्रेस हो रहे हैं, जिस तरह से सैयद समर हसनैन साहब ने भी हमें बताया। भी हम करेंगे इसको ताकि जो आम बंदा है वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता वो उर्दू में पढ़ के इसके ऊपर फिर काम कर सकता है। अब ज़्यादा जो है टेंशन जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन एक टेंशन फिलहाल बरकरार है, वो ये है कि पाकिस्तान और भारत का जब मैच हो रहा होगा T20 वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान का पहला ही मैच होगा, वो कौन जीतेगा और पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हम पाकिस्तानी क्योंकि हम लोग यही बात करते हैं, हम ये दुआ भी कर रहे होते हैं। खैर, और दूसरी जगह पे हम अगर हम देखें तो नेशनल T20 कप के हवाले से तो वहाँ पर भी खैबर पख्तूनख्वा ने ज़बरदस्त जो है खेल पेश उनका हमने देखा था, और इसके अलावा फाइनल वो जीत भी गए हैं। और दूसरी बात अहम यह है कि बाबर आजम जो है उन्होंने जिस तरह से कहा है कि ओपनिंग पेयर के हवाले से उन्होंने बताया, वो डिस्कशन किए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको ऊपर डिस्कशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओपनिंग पेयर यही होगा। हाँ, कि ये होना चाहिए, कि ये बेहतर है या इसको चेंज भी होना चाहिए। हम इसी पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब और साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, जिस तरह से बाबर आजम ने भी कहा है कि वो मोहम्मद रिजवान जो है वो ओपनिंग पेयर होंगे, आप देखते हैं कि ये ठीक है, इन्हीं को होना चाहिए था? वालेकुम अस्सलाम इकरा और हमजा, आप दोनों को सुबह बखैर। लेकिन बाद लोगों की ये ओपिनियन थी कि शायद बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पर आए और रिजवान के साथ फखर जमान जिनका तजुर्बा है और भारत के खिलाफ मैच है तो शायद फखर जमान इनिंग्स ओपन करें। लेकिन कल बाबर आजम ने वाजे कर दिया कि इनिंग्स वही दोनों ओपन करेंगे, और खुदा न खास्ता अगर विकेट शुरू में गिरती है तो खासा प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तानी टीम पर। पाकिस्तानी टीम कल रवाना हो रही है और जाकर 2 प्रैक्टिस मैचेस पहले खेलेगी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और फिर उसके बाद 24 अक्टूबर को वो टाकरा होगा जिसका लोग बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, ये बता दीजिएगा, लो स्कोरिंग मैच कहा जा रहा है कि शायद मैचेस जो होंगे वो लो स्कोरिंग होंगे, ये लो स्कोरिंग क्या होंगे? मतलब क्या समझा जा रहा है उस पिच के ऊपर कि ये स्कोर जो है इसको लो स्कोरिंग मैच कहा जाएगा? देखिए हमजा, आजकल जिस तरीके से क्रिकेट एडवांस हो गई है, वरना पहले तो वनडे क्रिकेट में 50 ओवर में 200-250 रन बड़े बहुत ज्यादा कहलाते थे, लेकिन अब तो 400 रन भी स्कोर हो चुके हैं, 436 रन भी वनडे क्रिकेट में, और T20 क्रिकेट में 200-220 रन तो टीमें उमूमन बनाती हैं अच्छी विकेट्स पर। लेकिन यहाँ की जो विकेट्स हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की, इन विकेटों पर 140, 160, मैक्सिमम 170 रन बन रहे हैं, तो इसलिए इनको लो स्कोरिंग मैचेस कहा जाता है कि 8 का एवरेज T20 में कोई इतना बड़ा एवरेज नहीं कहलाता और टीमें आसानी से उस हदफ को अबूर कर लेती हैं। या फिर ये कि अगर पिच ऐसी हो कि टीम हदफ के ताक़ुब में मुश्किल से 2-4 भी हो सकती है, तो इसीलिए इनको लो स्कोरिंग मैचेस कहा जा रहा है। कोई बड़ी जो लंबी बारी नहीं ली गई कि 200 क्रॉस की हो, तो इसलिए लो स्कोरिंग मैच कह रहे हैं। ठीक है बेग साहब, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि अगर हमारा ओपनिंग पेयर में से कोई भी पहले आउट हो भी सकता है तो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो मिडिल ऑर्डर पे कितना प्रेशर होगा और मिडिल ऑर्डर में आपके ख्याल में किसको होना चाहिए? देखिए इकरा, मिडिल ऑर्डर इन्होंने बड़ा अच्छा रखा है कि शोएब मलिक की वापसी हो गई है, हफीज जो है वो फिट होकर वापस आ गए,
तो ये 2 मेन पिलर्स हैं जो एक्सपीरियंस भी हैं। कल बाबर आजम ने भी जिक्र किया कि तजुर्बाकार खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम के लिए सूदमंद साबित होगी, तो मिडिल ऑर्डर में ये दोनों होंगे। और इसके अलावा अब इनके पास ऑप्शन है, क्या ये आसिफ अली के साथ जाते हैं या हैदर अली को ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल में ये तजुर्बे की वजह से आसिफ अली के साथ जाएंगे। तो अगर आपके मतलब ओपनर्स हो गए और फिर 1 डाउन और फिर उसके बाद आप 6 बैट्समैन तो आपके हो ही गए ना, कि अगर आप ओपनर जो है बाबर और रिजवान होते हैं, फिर हफीज आते हैं, शुएब मलिक आते हैं, फिर आसिफ अली आते हैं और एक और बैट्समैन को डालेंगे, तो 6 बैट्समैन हो सकता है ये सरफराज को तजुर्बे की वजह से मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए शुबा, क्योंकि वो तजुर्बाकार है और भारत के खिलाफ तजुर्बे की जरूरत होगी। वो सिंगल डबल्स रन लेते हैं सरफराज, और उनका तजुर्बा भी है, अभी उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो अब देखें क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं सकलैन। सर ये बता दीजिएगा कि हमें अगर ओपन हम करवा रहे हैं बाबर से और रिजवान से, ये तो हमें फाइनल एक वर्डिक्ट कल कप्तान ने दे ही दिया कि दोनों स्पॉट नहीं छोड़ेंगे उसको। फ़खर जमान की जगह किधर बनती है? क्या 1 डाउन फ़खर की जगह बनती है या 7वें नंबर पर फिर फ़खर की जगह आपको बनती हुई नजर आती है? और ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या हैदर को अगर हम टीम में रखते हैं तो 1 डाउन बेहतर ऑप्शन नहीं होगी हैदर के लिए? बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि हैदर 1 डाउन आ सकता है कि नहीं, लेकिन आप हमजा एक खास बात देखें कि अगर 1 से लेकर 6 तक फ़खर को हटाकर हम बैट्समैनों को देखें तो सारे राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कोई नहीं है। तो फ़खर जमान को ये ट्राई कर सकते हैं, अगर 1 डाउन भी ट्राई कर सकते हैं। उन्हें नेशनल T20 कप में वो 4थे नंबर पर भी खेले। आप देखते हैं कि 1 डाउन या 4थे पर कब आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये हैदर अली के बजाय फ़खर जमान को, अगर दोनों में टाई हो तो फ़खर जमान को ये तरजीह देंगे, क्योंकि तजुर्बाकार है। और कल बाबर आजम भी कह चुके हैं कि तजुर्बाकार खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपने उसकी बात की, शुएब मलिक की बात की एक्सपीरियंस की बेस पे, लेकिन अगर हम उनका वैसे अगर हम देखें पिछले 10 साल की उनकी परफॉर्मेंस ICC के हवाले से, तो उन्होंने 25 मैचेस खेले 18 की एवरेज के साथ और एक भी नेट सेंचुरी या स्कोर नहीं की गई उनकी जानिब से। आप समझते हैं कि वो अब अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि उनके ऊपर से प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन क्योंकि उनके हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी? देखिए इकरा, वो अपने करियर का आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे हैं और ये जो रिकॉर्ड वगैरह बताते हैं, अगर अब रिकॉर्ड्स पे जाने लग गए तो फिर तो कोई खिलाड़ी भी सिलेक्ट ना हो। उन्होंने 11,000 रन भी किए T20 मैचेस में, और क्रिस गेल और कैरन पोलार्ड के बाद दुनिया के तीसरे बैट्समैन वो बने। तजुर्बा उनके पास बहुत है और उन्हें अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल है, सब कुछ स्टेक पर है। उनका आखिरी टूर्नामेंट है, आखिरी लम्हे पर वो टीम में शामिल हुए, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। मुझे याद है 3 साल पहले मैं खुद था वहाँ अबू धाबी में, 2018 का एशिया कप था जहाँ पर अफगानिस्तान से हम मैच हार रहे थे और शुएब मलिक तजुर्बाकार, उनकी मौजूदगी, वरना बड़ा हंगामा हो जाता। अफगानिस्तान के सपोर्टर जो थे बहुत शोर मचा रहे थे, लेकिन शुएब मलिक ने पाकिस्तान को जितवा दिया। तो मुझे लग रहा है अब उनका सब कुछ स्टेक पर है, आखिरी टूर्नामेंट इस बार ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा उनके ऊपर इन चीजों का, अच्छे अंदाज से खत्म करना चाहेंगे। प्रेशर तो नहीं लेते, 22 साल से ही प्रेशर ले रहे हैं, तो अब तो प्रेशर नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छा मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, 2 चीजें उनको एड्रेस कर दीजिएगा प्लीज। एक ये कि 15वें ओवर से मतलब कि 16वें ओवर से लेकर 20वें ओवर तक हमारे पास कौन सा हार्ड हिटर मौजूद है कि जिसकी वहां पर जगह बन रही होगी, जिसकी हर टीम में जगह होती है, उसको फिनिशर कह ले, लेकिन फिनिशर एक शुएब मलिक है, एक वो है जो हार्ड हिटर होता है, वो कौन है हमारे पास? दूसरा ये कि हमारे पास स्पिन बॉलिंग में इतनी ज्यादा ऑप्शन है और हमारे पास शुएब मलिक भी स्पिन कर लेंगे, हफीज भी स्पिन कर लेंगे, तो हमारी बेस्ट चॉइस क्या होगी? नवाज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी एज एन ऑलराउंडर। आपने सही कहा, मेरे ख्याल में तो ये हसन अली को पिंच हिटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, छक्के वक्के लगा लेते हैं और कोई आपके पास ऑप्शन बचा नहीं है हसन अली के अलावा। शादाब खान है, वो हिटिंग इतनी अच्छी नहीं करते जितनी अच्छी हिटिंग हसन अली कर लेते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल दरपेश हुई तो हसन अली चले जाएंगे। और जहां तक आपने हमजा स्पिनर की बात की, तो आपके पास एक तो आपका वाइस कैप्टन तो खेला ही खेला शादाब खान, उसके अलावा एक आपको स्पिनर खिलाना होगा, या तो ये 3 स्पिनर से जाएंगे। अब आप देखें भारत ने अपनी टीम में एक तब्दीली की है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे अक्षर पटेल, उनकी जगह शरदुल ठाकुर को लाए जो मीडियम फास्ट बॉलर है, बैटिंग भी कर लेते हैं। तो उन्होंने पहले 5 स्पिनर्स लिए थे, अब उनकी 15 रुकनी टीम में 4 स्पिनर्स हैं। तो हमारे यहाँ
3 रेगुलर स्पिनर्स हैं, मेरे ख्याल में 2 जाएंगे और उसके अलावा ये हफीज से और शोएब मलिक से भी बॉलिंग कराएंगे कि अगर कोई एक पिटता है तो 5-5 ओवर 2-2 ओवर्स करके जो है वो इक्वल कर दे, बैलेंस को बराबर कर दे। तो मुझे लग रहा है कि शादाब खान और इमाद वसीम, क्योंकि इमाद वसीम को एडवांटेज है तजुर्बे का और बैटिंग भी कर लेते हैं। आपको याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ 2019 के वर्ल्ड कप का मैच में हेडिंगले लीड्स में जितवाया था, वो बड़ा टेंस मैच था, वो भी उसी की तरह का था जैसा अबू धाबी का था। लेकिन तजुर्बे की जरूरत होती है। अब देखें क्या कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं सकलैन। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा इकबाल बेग साहब, सबसे पहले पाकिस्तान से कर रहे थे। हमारी तो उम्मीदें यही है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे